Okay, so basically we have completed न्याय. Okay. न्याय में सिर्फ ये अन्यथा सिद्ध वाला थोड़ा सा आपको याद रखना है, बाकी तो सब समझने वाला था, और ये आर्ग्यूमेंट्स आपको याद रखने हैं. ठीक है, बार बार पूछा गया क्वेश्चन. ठीक है, ये बार बार पूछा जाता है, आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ऑफ गॉड. बेसिकली अब मुझे नहीं पता है कि आपको योगा में आर्ग्यूमेंट्स पढ़ाए गए नहीं पढ़ाए गए गॉड के लिए. नहीं पढ़ाए गए तो मुझे बता देना, मैं पढ़ा दूंगा. आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ऑफ गॉड, बेसिकली ये न्याय के हैं आर्ग्यूमेंट्स. तो वो क्वेश्चन ये पूछता है कि न्याय ने जो आर्ग्यूमेंट्स दिए हैं वो बताओ, साथ में योगा ने क्या आर्ग्यूमेंट्स दिए हैं वो बताओ. मतलब न्याय एंड योगा. ठीक है, इन दोनों को वो कंपेयर करवाता है, फिर वो पूछता है कि क्या दोनों ने सेम आर्ग्यूमेंट्स दिए हैं, डिफरेंट दिए हैं. अब बेसिकली क्या है, दोनों में थोड़ी सिमिलरिटी भी है और दोनों में थोड़ी डिसिमिलरिटी भी है. ठीक है, सिमिलरिटी जैसे आप मान लो यहाँ पे, जैसे इसने वेदास की बात की है. ठीक है, इसने वेदास की बात की है, वैदिक स्क्रिप्चर्स की. योगा ने भी ये सेम बात की है. ठीक है, कि वेदास के बेसिस पे हम गॉड को प्रूव कर सकते हैं. ठीक है, तो ये सिमिलरिटी. डिसिमिलरिटी क्या है सबसे बड़ी, न्याय जो है ना, न्याय न्याय में गॉड को सुप्रीम इंपोर्टेंस दी गई है. यानी न्याय में जो गॉड है दैट इज सुप्रीम. मतलब गॉड इज एन एंड. एंड का मतलब होता है जिसको आप सुप्रीम इंपोर्टेंस देते हो. आपने उसमें पढ़ा होगा एथिक्स में, मीन्स एंड एंड्स. ओके, तो बेसिकली जो मेन डिफरेंस है इनमें वो यही है कि आपकी दो चीज होती है, मीन्स एंड एंड्स. एंड्स मतलब जिसको हम सुप्रीम इंपोर्टेंस देते हैं, मीन्स मतलब जिनका हम यूज करते हैं सिर्फ. ओके, जैसे फॉर एग्जांपल अभी मान लो आप हो, आप दो दोस्त हो मान लो जैसे. ठीक है, देयर आर टू फ्रेंड्स. मान लो दो फ्रेंड्स मान लेते हैं, रंजीत. एक रंजीत मान लेते हैं, दूसरा अमजद मान लेते हैं. ठीक है, ओके. अब क्या होगा, ये दोनों अच्छे दोस्त हैं. ठीक है, रंजीत नोट्स बनाता है रोज, जो भी पढ़ता है डेली न्यूज़पेपर के. अमजद नहीं बनाता है. ठीक है, तो अमजद ने क्या किया, जब पेपर आया तो दोस्त अच्छा है, इसने रंजीत को बोला यार अपने नोट्स मुझे दे दे पढ़ने के लिए. रंजीत ने इसको नोट्स दे दिए. जब ये बाद में केएस बन गया, तो केएस बनने के बाद रंजीत इससे मिलने आया, तो इसने बोला तू कौन. इट मीन्स he has used Ranjit as a means to achieve his goal, that is to become KS. तो ऐसा आपकी लाइफ में भी होता है. मैं दूसरा एग्जांपल नहीं देना चाहता था. ठीक है, फिर उसमें क्या है कि लड़कियां भी ऑफेंड हो सकती हैं, लड़के भी ऑफेंड हो सकते हैं, तो इसलिए मैंने दोनों लड़कों का एग्जांपल दिया. तो मीन्स में मतलब जब आप किसी को सिर्फ एक सीढ़ी की तरह यूज करो, लैडर. ओके, यहाँ पे आपका गोल है और आपने ये लैडर है, लैडर इज जस्ट ओनली मीन्स. तो क्या डिफरेंस है, जो योगा है, जो पतंजलि का गॉड है ना, उसको सिर्फ मीन्स की तरह यूज किया है उसने. क्यों यूज किया है, गॉड को समाधि के लिए, कि गॉड पे कंसंट्रेट, गॉड अगर सामने होता है तो गॉड को मान के कंसंट्रेट करने में आसानी होती है. कोई और ऑब्जेक्ट लोगे तो इतना आसानी से कंसंट्रेट नहीं कर पाओगे. गॉड आपको प्योरिफिकेशन, आपका चित्ता का प्योरिफिकेशन करता है. लेकिन गॉड सुप्रीम नहीं है. गॉड को सिर्फ उन्होंने माना है प्यूरिफिकेशन ऑफ चित्ता के लिए. जबकि क्योंकि ये वर्ल्ड किसने बनाया, ये तो प्रकृति से बनाया है. वर्ल्ड को गॉड ने नहीं बनाया उनके हिसाब से. सांख्य और योगा दोनों के हिसाब से वर्ल्ड किससे बना है, वर्ल्ड तो प्रकृति से बना है ना भाई. क्योंकि सांख्य ने प्रकृति और पुरुष माना है. ठीक है, तो ये वर्ल्ड पूरा प्रकृति से ही बना है. ओके, लेकिन सांख्य ने गॉड को नहीं माना. योगा ने गॉड को माना है, लेकिन वो गॉड सुप्रीम गॉड नहीं है. वो गॉड सिर्फ क्या है, आपका एक कंसंट्रेशन. समाधि में आपको एक ऑब्जेक्ट चाहिए ना मेडिटेशन के लिए.
You need an object of meditation, and that object of meditation is God. तो यहाँ पे God को just like a ladder, God is just like a ladder. लेकिन न्याय में God is an end in itself, उसको सुप्रीम माना गया है, इसलिए गॉड को इतनी सारी चीजें बोली गई है, आयोजनात, धृत्यादे, कार्यत, श्रुते, पादत, ठीक है, विशेषत, अदृष्टात, इतने नाम दिए गए हैं। क्यों? क्योंकि गॉड सुप्रीम है। यहाँ पे इसने माना है कि ये वर्ल्ड किसने बनाया? गॉड ने बनाया, टेकिंग हेल्प ऑफ एटम्स। यहाँ पे गॉड इज द क्रिएटर, बट हियर गॉड इज यूज्ड ओनली एज ए मींस, गॉड इज नॉट द क्रिएटर। क्रिएटर कौन है? आपका प्रकृति से बना है पूरा जगत सब। ओके, सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस। बाकी वेदास को दोनों ने माना है, न्याय ने भी वेदास के बारे में बोला है कि हाँ वेदास में गॉड के बारे में हमें मिलता है। तो देयर आर सम सिमिलरिटी, देयर आर सम डिसिमिलरिटी। अगर आपको योगा का गॉड पढ़ाया तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ाया तो मुझे बता देना, मैं पढ़ा दूंगा, ठीक है। सो आर्ग्यूमेंट्स हम देख चुके हैं। एक क्वेश्चन आया हुआ है यहाँ पे, 20 मार्क्स का आया था ये, मैं अभी आज हम डिस्कस करेंगे, उसमें नहीं है, लेकिन मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा। 20 मार्क्स का क्वेश्चन आया है, तो जब मैं डिस्कस करूंगा तो उससे पहले मैं आपको योगा पढ़ा दूंगा, ठीक है, योगा का गॉड पढ़ा दूंगा। 20 मार्क्स का क्वेश्चन आया है, ठीक है। उसमें आपका ये आर्ग्यूमेंट्स लिखने थे आपको, इसमें से 5-7 जो आपको इंपॉर्टेंट लगते हैं, फिर योगा के 4 या 5 आर्ग्यूमेंट है वो लिखने थे, फिर दोनों ने क्या सिमिलरिटी, दोनों में क्या डिसिमिलरिटी, ओके। और वो 20 मार्क्स में तो आपको आराम से 17-18 नंबर मिल जाते हैं अगर आप इस तरह से अप्रोच करते हैं, ओके। सो आई विल कवर इट, ओके, अगर नहीं पढ़ाया तो आई विल कवर इट, डोंट वरी, ओके। योगा का गॉड कोई नहीं पढ़ाता, ठीक है, कहीं पे कोई नहीं पढ़ाता, क्योंकि हम इतना मान के चलते कि आप खुद पढ़ लोगे, क्योंकि इजी है, उसमें कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको पढ़ा दूंगा, ठीक है। सोल हम देख चुके हैं, वैशेषिका में हमने, द्रव्य विचार में थोड़ा डाउट है, हम सामान्य तक कवर कर चुके थे, ठीक है। सो अब हम देख लेते हैं द्रव्य विचार। द्रव्य को देखो सब्सटेंस भी बोलते हैं, ठीक है। मतलब द्रव्य सब्सटेंस का मतलब क्या होता है? ग्राउंड ऑफ क्वालिटीज। आपको याद हो तो आपने जैना में पढ़ा होगा, द्रव्य और द्रव्य में आपने 2 चीजें पढ़ी होंगी वहां पे, गुण एंड पर्याय, ओके। गुण मीन्स नेसेसरी क्वालिटी एंड पर्याय मीन्स एक्सीडेंटल क्वालिटी। अब देखो दोनों क्वालिटी है, नेसेसरी क्वालिटी और एक्सीडेंटल क्वालिटी, लेकिन दोनों का ग्राउंड क्या है वहां पे? द्रव्य। तो सेम चीज है, द्रव्य इज द ग्राउंड, द्रव्य इज द ग्राउंड ऑफ क्वालिटीज, ओके। तो वहां पे भी द्रव्य आपका ग्राउंड था, यहाँ पे भी आपका द्रव्य ही ग्राउंड है, ओके। इज इट क्लियर? सो द्रव्य का मतलब होता है ग्राउंड ऑफ क्वालिटीज, ओके। क्या 25? रजत क्या बोलना चाह रहे हो भाई? 25 व्हाट इज दिस 25? ट्वेंटी फाइव क्वालिटीज कहां से आ गई? किसमें 25 क्वालिटीज किसमें? कंफ्यूज नहीं हो आप, ठीक है, सांख्या सांख्या में मत जाओ आप, ओके। अभी आप समझो द्रव्य का मतलब क्या होता है। द्रव्य आपको याद रखना है, द्रव्य इज द ग्राउंड ऑफ क्वालिटीज, ओके। आपने जैना में भी पढ़ा है द्रव्य, वहां पे द्रव्य में आपकी 2 क्वालिटीज होती थी, नेसेसरी और एक्सीडेंटल। द्रव्य पे क्वेश्चन आता है, ठीक है, आपने जैना में पढ़ा था तो वहां पे क्वालिटीज उसमें 2 में डिवाइड कर दिया था, नेसेसरी और एक्सीडेंटल। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है
कि द्रव्य क्या होता है और गुण और पर्याय क्या है। ओके, तो इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे 10 नंबर में, 15 नंबर। ठीक है, तो गुण आपको पता है नेसेसरी क्वालिटी होती है, जैसे कि कॉन्शियसनेस हो गई, और पर्याय आपकी एक्सीडेंटल क्वालिटी होती है, जैसे कि आपका पेन एंड प्लेजर। ओके, ये विशाल ने आपको पढ़ा दिया है, ठीक है, और मैंने भी आपको थोड़ा सा ब्रीफ। यहाँ पे हमारे वैशेषिका में क्या है, द्रव्य यहाँ पे भी ग्राउंड ऑफ क्वालिटीज है। अब देखो, आपसे ना वैशेषिका और ये जैना को कंपेयर करवा सकते हैं, द्रव्य दोनों, ये भी आपसे पूछ सकते हैं 20 मार्क्स में, 15 में। तो दोनों में ग्राउंड ऑफ क्वालिटीज है, लेकिन यहाँ पे उसने नेसेसरी क्वालिटी और एक्सीडेंटल क्वालिटी मानी है, जबकि यहाँ पे इसने सिर्फ क्या मानी है, क्वालिटीज मींस क्वालिटीज, उसको डिफरेंशिएट नहीं किया है इसने। ठीक है, फिर दूसरी चीज क्या है, द्रव्य ग्राउंड ऑफ क्वालिटीज के साथ साथ क्या है, इसमें कर्मा भी है, ग्राउंड ऑफ कर्मा। एक्शन और कंजंक्शन भी इसी में पाया जाता है, एक्शन, कंजंक्शन एंड डिसजंक्शन। ओके, तो ग्राउंड ऑफ क्वालिटीज है। ओके, उन क्वालिटीज को हम क्या बोलते हैं, गुण। ओके, फिर क्या है, द्रव्य आपका क्या है, एक पदार्थ भी है। पदार्थ का मतलब मैं आपको बता ही चुका हूं, इसका एक मीनिंग है, ठीक है, नेमिएबल, ठीक है, नोएबल। अब जैसे कि कोई भी मटेरियल सब्सटेंस है, आपका थ्रेड है, थ्रेड से आप क्लोथ बनाते हो, तो ये जो थ्रेड है, ठीक है, जो मटेरियल कॉज है जिससे आपका क्लोथ बन रहा है, दिस इज नोन एज द्रव्य और सब्सटेंस। क्योंकि आप क्या करोगे, इस पे पहले इसमें क्वालिटीज है, ठीक है, दोनों क्वालिटीज है इसमें, कलर है, स्टिफनेस है, ठीक है, ब्राइटनेस, और साथ में इस पे आप एक्शन परफॉर्म करोगे, जिसे हम कर्म कहते हैं, और क्वालिटीज गुण। तो गुण और कर्म जो होते हैं वो आपके द्रव्य में पाए जाते हैं। द्रव्य आपका समवायी कारण होता है, और इन दोनों को हम असमवायी कहते हैं। ओके, अब क्या होता है, इसने द्रव्य को फिर क्या है, इसने अलग अलग चीजों में इसने इसको डिवाइड किया है। ठीक है, ओके, द्रव्य को इसने अलग अलग में कैटेगरीज में डिवाइड किया है, 9 टाइप्स ऑफ द्रव्य। ठीक है, वो इसने अपने हिसाब से अर्थ, एयर, वाटर, फायर, इनको इसने अलग माना है, एटॉमिक। ठीक है, उसके बाद इसने आकाश को अलग माना है, ईथर। उसके बाद इसने आपका स्पेस, उसके बाद इसने टाइम, सोल और माइंड। ठीक है, 9 द्रव्य होते हैं, ये दो फॉर्म में पाए जा सकते हैं, या तो आपके सिंपल फॉर्म में पाए जाएंगे एटॉमिक, या फिर आपके कंपाउंड फॉर्म में पाए जाएंगे। जैसे आपका ये चारों है, अर्थ, एयर, वाटर, फायर, ये द्रव्य है, इन चारों से कंबाइन करके क्या बन जाएगा, जगत, वर्ल्ड बन जाएगा। ओके, क्योंकि ये चारों क्या है, इनमें क्वालिटीज है, चारों में अलग अलग क्वालिटीज है। अर्थ में आपका मैंने बताया कौन सी क्वालिटी है, और फिर इनमें एक्शन होगा, इन चारों को मिलाया जाएगा, कौन मिलाएगा, गॉड, तो फिर आपका जगत बन जाएगा। तो ये भी द्रव्य है। द्रव्य का मतलब जिसमें क्वालिटीज हो, जिस पे एक्शन किया जा सके, दैट इज योर द्रव्य। ओके, सो होपफुली इट इज क्लियर। पवन, इज इट क्लियर, इज इट क्लियर और नॉट, पवन? ओके, एनी मोर डाउट्स, एनीवन हैविंग एनी अदर डाउट? कोई और डाउट है किसी को? ओके, सो नहीं है तो हम सामान्य भी है, we have seen samanya. Okay, samanya mein we have covered basically characteristics of samanya. Okay, need, different explanation we have seen, nominalism, okay, conceptualism and realism, and then we have already covered it with Plato and Russell. Okay, सामान्य हमने देख लिया है। ओके,
सामान्य में एक चीज और रह जाती है, टाइप्स। ठीक है, टाइप्स ऑफ सामान्य। You will definitely get 1 or 2 questions on categories. Okay. पुराना यूपीएससी का पेपर उठा के देख लो या केएस का पेपर उठा के देख लो, कैटेगरीज पूछी जाती है। पहले आपका केएस में वैशेषिक का इतना नहीं पूछा जाता था, क्योंकि केएस में आपके सिर्फ वो क्वेश्चन पूछे जाते थे जो रटने वाले थे। ठीक है, लेकिन अब समझने वाले पूछे जाएंगे। पिछले साल का पेपर है, थोड़ा सा वो कंसेप्चुअल है, तो कंसेप्ट आपके क्लियर होना जरूरी है। ओके, तो सामान्य के टाइप्स भी होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स। अपरा, लेवल चाहिए आप समझ लो, अपरा, परापरा एंड परा। तो ये 3 लेवल है। ये सबसे लोवेस्ट लेवल है, ये इंटरमीडिएट लेवल है, और ये आपका हाईएस्ट लेवल है। ओके, सो देयर आर 3 लेवल्स। ओके, अब इनको समझते हैं। अब आपको पहले तो ये याद रखना है, देखो जिसमें सबसे कम वर्ड्स है ना, परा परा, वो हाईएस्ट है। ऐसे याद नहीं तो आप कंफ्यूज रहोगे हमेशा कि ये हाईएस्ट है। जो सबसे कम वर्ड्स वाला है ना, वो सबसे हाईएस्ट है। ठीक है, और मिडिल तो आपको पता ही है, जिसमें सबसे ज्यादा है वो मिडिल है। ओके, और फिर इससे अपरा, इसका जस्ट अपोजिट वाला। परा अगर हाईएस्ट है तो उसका जस्ट अपोजिट लोवेस्ट होगा। परा का अपोजिट क्या होगा? अपरा। ठीक है, और इनके बीच का जो है परा परा, वो मिडिल है। ठीक है, अब देखो कैसे। फॉर एग्जाम्पल काउनेस, एनिमलनेस, एंड बीइंगनेस। बीइंगनेस और बीइंगहुड, देयर आर 3 वर्ड्स। अब ये तीनों में से कोई ना कोई इनमें से एक, तीनों के एक एक एग्जाम्पल है। अब देखो, अगर आप लेवल देखो तो काउनेस सिर्फ काउस को इंक्लूड करता है, एनिमलनेस सारे एनिमल्स को इंक्लूड करता है, और बीइंगनेस और बीइंगहुड एनिमल को भी इंक्लूड करता है, और बाकी जितने भी आपके बीइंग्स है, कुछ भी हो और कोई भी ऑब्जेक्ट हो, सबको इंक्लूड करता है। तो इनमें सबसे लोअर लेवल कौन सा हो गया? काउनेस। तो काउनेस बिलोंग्स टू एपरा। एनिमलनेस क्या हो गया आपका? मिडिल, परापरा। और बीइंगनेस आपका सबको कवर करता है, तो बीइंगनेस इज योर हाईएस्ट लेवल, दैट इज परा। ओके, सो इज इट क्लियर? एपरा मींस जो आपका मिनिमम चीजों को, मतलब एक क्लास को इंक्लूड करता है बस। ठीक है, सिर्फ एक क्लास को इंक्लूड करता है, जैसे काउनेस को इंक्लूड कर लिया। ठीक है, और इंटरमीडिएट लेवल क्या है? पूरी क्लास ऑफ क्लास को इंक्लूड करता है, मतलब एनिमल्स की पूरी क्लास को इंक्लूड कर लिया। और ये क्या है? एंटायर। ठीक है, एंटायर क्लासेस को जो इंक्लूड करता है, दैट इज योर हाईएस्ट लेवल। ओके, सो इट इज लाइक दिस, दिस इज योर para, अपरा, दिस इज योर paraपरा, एंड दिस इज योर para। तो सबसे अंदर अपरा है, फिर आपका paraपरा है, और सबसे बाहर आपका para। ओके, सिलोजिस पढ़ते हो ना आप, तो काउनेस सबसे छोटा, ये अपरा हो गया। फिर एनिमलनेस, सारे एनिमलनेस में काउनेस भी तो आएगा, तो एनिमलनेस आपका paraपरा हो गया। और फिर सबसे बड़ा आपका बीइंगनेस, बीइंगनेस में तो सब कुछ आ जाएगा, एनिमल भी आ जाएंगे, ह्यूमन बींग्स भी आ जाएंगे, ऑब्जेक्ट्स भी आ जाएंगे। ओके, सो दिस इज योर टाइप्स ऑफ सामान्य। ओके, तो ये भी याद रखना है आपको, क्योंकि सामान्य पे पूरा एक 20 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है, तो वो सेम क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। ओके, तो इट कंप्लीट्स अवर सामान्य। नेक्स्ट इज विशेष। विशेष इज सिंपल। विशेष में कुछ नहीं है, विशेष यही मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, बेसिकली होता क्या है, सामान्य क्या है आपका? यूनिवर्सल। और जो विशेष है आपका, वो है आपका पर्टिकुलर।
अपोजिट हो गए ना एक दूसरे के। ये यूनिवर्सलिटी को शो करता है और ये पर्टिकुलरिटी को शो करता है। अब न्याय क्या कहता है, वो वैशेषिका क्या कहता है, न्याय वैशेषिका दोनों ही सेम ही बात, कि जैसे दो, एक जार है और यहाँ पे एक काऊ है। ओके, जार है और काऊ है। अब आप एक जार को एक काऊ से अगर आपको डिफरेंशिएट करना है तो आप आराम से डिफरेंशिएट कर सकते हो। जार में जारनेस होगी और काऊ में काउनेस होगी। ये किस केस में, आपका वो ऑब्जेक्ट जो आप देख सकते हो, ठीक है, विच कैन बी परसीव्ड। परसीव्ड होगा तो आपको पता है कि काऊ काउनेस होती है, जार में जार। बट व्हाट अबाउट इटर्नल, इटर्नल एटम्स जिनको आप देख नहीं सकते, जैसे अर्थ के एटम्स हो गए, अर्थ, एयर, वाटर, फायर, या फिर सोल हो गई, एक किसी एक की सोल, दूसरे की सोल, तीसरे की सोल, चौथे की सोल, इनको तो आप परसीव नहीं कर सकते। और जब आप परसीव नहीं कर सकते तो उनमें आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। किसके बेसिस पे, सामान्य के बेसिस पे। सामान्य के बेसिस पे आप उन्हीं चीजों में डिफरेंशिएट कर सकते हो जिनको आप देख सकते हो। तो इटर्नल सब्सटेंस जो है उनमें डिफरेंशिएट करने के लिए आपको एक नई कैटेगरी की जरूरत पड़ेगी। क्यों? क्योंकि इटर्नल सब्सटेंस आपके कैसे हैं, दैट कैन नॉट बी परसीव्ड थ्रू नेकेड आई। तो आपको एक विशेष, एक अलग से एक पर्टिकुलर कैटेगरी की जरूरत पड़ेगी। विशेष, विशेष मींस पर्टिकुलर। वो कैटेगरी आपको ये बताएगी कि ये जो पर्टिकुलर सब्सटेंस है सारे के सारे, अर्थ के एटम्स, एयर के, वाटर के, फायर के, ये सब में अलग अलग क्वालिटीज है। ओके, और जो आपकी सोल है, हर सोल अलग अलग है, हर सोल में अलग अलग क्वालिटीज है। ओके, क्योंकि वो हम परस्यू नहीं कर सकते। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि मेरी और आपकी सोल सेम है, नहीं, सोल सबकी डिफरेंट है वैशेषिका के हिसाब से। देयर आर सो मेनी सोल्स, इन्होंने इन्यूमरेबल सोल्स मानी है, ठीक है, थाउजेंड्स ऑफ सोल्स आर देयर, बट सोल्स आर एटॉमिक इन नेचर। ओके, तो उनको आप देख तो सकते नहीं हो, तो देख नहीं सकते तो फिर उनमें आप डिफरेंशिएट कैसे करोगे? तो उनमें डिफरेंशिएट करने के लिए आपको एक स्पेशल कैटेगरी की जरूरत पड़ेगी जो आपके ऐसे एटम्स में डिफरेंशिएट कर सके जो आपके परसीव्ड नहीं हो सकते। तो इसलिए इसने एक विशेष कैटेगरी मानी है, किसके लिए? इटर्नल सब्सटेंसेस में डिफरेंशिएट करने के लिए। ओके, सो पर्टिकुलर सब्सटेंस में, तो ये किसका अपोजिट है? सामान्य का। सामान्य क्या था आपका? यूनिवर्सल, मतलब काउनेस, जारनेस, इनके बेसिस पे था। लेकिन विशेष जो है आपका, वो बेसिकली किसके है? वो इटर्नल सब्सटेंस में डिफरेंशिएट करने के लिए। ओके, फॉर एग्जांपल आपके, मैंने अभी आपको बताया सोल, ठीक है, S1, S2, S3। तो विशेष का मतलब यही है, इट इज ए कंसेप्ट ऑफ एक्सक्लूसिविटी। क्या आपको ये तीन लाइन याद रखनी है बस। अपोजिट होता है सामान्य का, used to make a differentiation between eternal substances, and it is a concept of exclusivity to differentiate one substance from another within a class. Okay, for example, सामान्य आपका क्या करेगा? सामान्य आपका एक जनरल कंसेप्ट है, इसमें आपको दिखाई दे रहा है जो भी चीज है उसको आप यूनिवर्सली वेरीफाई कर सकते हो। जैसे आपका कुछ भी काऊ और जार, बोथ आर विजिबल, इन दोनों में आप डिफरेंशिएट कर सकते हो। बोर्ड और आपका कोई और एग्जांपल ले लो, पेन, इनमें आप डिफरेंशिएट कर सकते हो, बोल्डनेस, पेन। लेकिन अब मेरी सोल है, मेरी सोल विजिबल नहीं है, किसी और की सोल है वो विजिबल नहीं है, किसी और की सोल है, लेकिन वो विजिबल तो नहीं है ना। अब आप उनको कैसे डिफरेंशिएट करोगे कि ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है? देख तो सकते नहीं है। ऐसा तो है नहीं कि इसकी सोलनेस अलग है, इसकी सोलनेस अलग है। सोलनेस मतलब सोलनेस, लेकिन सोल तो आपकी सबकी अलग अलग है। आप उनको देख नहीं सकते, तो बिना देखे उनमें डिफरेंशिएट करना है, तो वो जो ऐसी चीजें जिनको हम देख के डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, उनके लिए हमें एक कैटेगरी माननी ही पड़ेगी, विशेष, जो कैटेगरी हमें ये बताती है कि जो इटर्नल सब्सटेंस होते हैं वो सारे अलग अलग होते हैं, क्योंकि सब में अलग अलग क्वालिटीज होती हैं।
ओके, तो अर्थ अर्थ के एटम्स में अलग क्वालिटीज है, मैंने आपको बताई थी। कौन सी क्वालिटीज है? अर्थ किसका है? स्मेल का। एयर, वाटर, फायर, इनके एटम्स को तो हम नहीं देख सकते। ओके, तो इनके एटम्स में डिफरेंशिएट करने के लिए हमें विशेष को मानना पड़ेगा। लेकिन अगर ये कंपाउंड ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं, जैसे जार बन गया, या किसी से ह्यूमन बॉडी बन गई, या किसी से पॉट बन गया, या किसी से आपका बोर्ड बन गया, तो जब ये कंबाइन होके कंपाउंड बनाते हैं तो कंपाउंड में तो हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सामान्य। लेकिन जब ये आपके इटरनल फॉर्म में होते हैं, व्हेन दे आर इन द फॉर्म ऑफ एटम्स, तब इनको हम देख नहीं सकते, देखेंगे नहीं तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि इसमें काउनेस है, इसमें जार्डनेस है। उस समय इनमें डिफरेंशिएट करने के लिए वी नीड अ डिफरेंट कैटेगरी, दैट इज विशेष। इसलिए इसको बोला गया है पर्टिकुलरिटी। तो बेसिकली क्या है आपका सामान्य में, क्या है, ये इंक्लूसिव कंसेप्ट है। इंक्लूसिव है ना, सारी काऊ के लिए एक काउनेस कंसेप्ट है, मतलब यहाँ पे ये क्लास कंसेप्ट है। लेकिन ये विशेष आपका एक्सक्लूसिव कंसेप्ट है। एक्सक्लूसिव क्यों है? क्योंकि ये हर इटरनल एटम्स को दूसरे एटम से अलग करता है। यहाँ पे आपका एसिमिलेशन है, ये सारी काउस को काउ से कनेक्ट कर रहा है, काउनेस से। और यहाँ पे आपका डिफरेंशिएशन है, क्योंकि एक आपका एटम दूसरे से अलग है। ओके, सो these are the differences between your सामान्य and your विशेष। सीधा सीधा क्वेश्चन आ सकता है आपको 10 मार्क्स का, डिफरेंशिएट बिटवीन सामान्य एंड विशेष। दे बोथ आर अपोजिट। ओके, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। ओके, सो विशेष इज कंप्लीट। नेक्स्ट इज समवाया। ओके, समवाय, समवाया पे भी क्वेश्चन आया है एंड इट इज इंपॉर्टेंट। ओके, तो समवाया देख लेते हैं। समवाय की डेफिनेशन देख लो आप पहले। ये डेफिनेशन है समवाय, inseparable relation between two entities. Okay, for example, जैसे आपके सामने एक बोर्ड है, मान लो व्हाइट बोर्ड। ओके, सो बोर्ड एक चीज है और उसमें व्हाइटनेस उसकी क्वालिटी है। फॉर एग्जांपल काऊ है, काऊ में काउनेस उसकी एक क्वालिटी है। ठीक, तो समवाया क्या कहता है कि हम काऊ से काउनेस को सेपरेट नहीं कर सकते। ठीक है, और अगर ये बोर्ड में व्हाइटनेस है तो इसको हम सेपरेट नहीं कर सकते। अगर हमें सेपरेट करना है तो इस बोर्ड को डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा और यहाँ पे काऊ को डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा, पर्टिकुलर काऊ। यानी कोई भी दो चीज है, जैसे उनमें जो आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, कोई भी एक आपके एक पर्टिकुलर कोई एक आपका सब्सटेंस है, ठीक है, एनीथिंग इज देयर, सपोज देयर इज सब्सटेंस 1 और एक सब्सटेंस 2 है, ये दोनों एक दूसरे से इस तरीके से जुड़े हुए हैं कि उनके बीच में जो रिलेशन है दैट इज इनसेपरेबल रिलेशन। इसको याद रखना, इनसेपरेबल रिलेशन। इनसेपरेबल का मतलब ये नहीं है कि सेपरेट नहीं किया जा सकता, सेपरेट तो किया जा सकता है लेकिन उसको डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। अगर मुझे बोर्ड का व्हाइट बोर्ड है, अगर मुझे उससे व्हाइटनेस निकालनी है तो या तो उसको मैं दूसरा पेंट करूं या फिर मैं उस बोर्ड को डिस्ट्रॉय करूं। लेकिन वैसे ही आपका अपने आप खत्म नहीं होगा वो रिलेशन, वो इनसेपरेबल रिलेशन है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो अभी आप क्लास अटेंड कर रहे हो, यू आर अटेंडिंग क्लास, अभी आप सामने आपकी ये स्क्रीन दिख रही है आपको, इस पे मैं लिख रहा हूं। ओके, ये स्क्रीन आपको दिख रही है और आप साथ में क्या कर रहे हो, आपने पेन पकड़ा हुआ है और किससे पकड़ा हुआ, अपनी फिंगर्स। ओके, अब होगा क्या, जैसे ये क्लास खत्म होगी आपके सामने से स्क्रीन अपने आप गायब हो जाएगी और आपकी फिंगर्स पेन छोड़ देंगी। यानी यहां पे जो ये रिलेशन है, ये कैसा रिलेशन है, ये टेम्पररी है, अपने आप खत्म हो जाएगा। क्या आपको ऐसा है कि अपनी फिंगर्स को आप डिस्ट्रॉय करोगे तब पेन छूटेगा? नहीं, पेन अपने आप छूट जाएगा, क्लास खत्म होते ही स्क्रीन अपने आप गायब हो जाएगी। ऐसे रिलेशन को हम कहते हैं टेम्पररी रिलेशन या फिर एक्सटर्नल रिलेशन।
और इसको टेक्निकल वर्ड में बोला जाता है संयोग। ये वर्ड याद कर लो, संयोग। संयोग समझते हो ना, संयोग, किस्मत, संयोग से। ठीक है, अभी आप केएस की तैयारी करो या यूपीएससी की तैयारी करो, जो भी कर रहे हो आप, ठीक है, तो आप इसलिए फिलॉसफी पढ़ रहे हो, तो इसलिए ये संयोग है कि आपके सामने मैं पढ़ा रहा हूँ, आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है, आप पढ़ रहे हो, तो आपने पेन और फिंगर से आपने पकड़ी, फिंगर से पेन को पकड़ा हुआ है। जैसे ही आपकी क्लास खत्म होगी ये रिलेशन खत्म हो जाएगा। तो ऐसा रिलेशन जो टेम्पररी नेचर का होता है, एक्सटर्नल रिलेशन होता है, उसे हम कहते हैं संयोग। अब दूसरा केस आ जाओ, योर सोल एंड योर बॉडी। ओके, अब आपका सोल है और आपकी बॉडी है। आपकी क्लास खत्म होने के बाद भी ऐसा तो है नहीं कि सोल और बॉडी अलग हो जाएंगे, ये तो दोनों एक साथ ही रहने वाले। ठीक है, तो इस तरह का रिलेशन जो होता है उसे कहते हैं परमानेंट रिलेशन। ओके, फॉर एग्जांपल ये लैपटॉप है जिसमें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये लैपटॉप का कलर अभी ब्लैक है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि क्लास खत्म होते ही लैपटॉप का कलर चेंज हो जाएगा या फिर ब्लैक कलर इसका खत्म हो जाएगा, वो रहने वाला है, क्योंकि ये कैसा रिलेशन है इनके बीच में, परमानेंट। तो ऐसा जो परमानेंट रिलेशन होता है उसे हम कहते हैं इंटरनल रिलेशन, और यही कहलाता है समवाया, जिसे हम कहते हैं इनहेरेंस। ओके, सो दिस इज योर समवाय। तो संयोग आपका कैसा हो गया, टेम्पररी रिलेशन। योर आई, जैसे आप घूमने फिरने जाते हो, आपकी आंखें बहुत सारी चीजें देखती है, ठीक है, बहुत सारी चीजें देखी आपकी आईज ने, लेकिन जैसे ही आप वहां से निकलते हो वो आंखों से अपने आप वो रिलेशन खत्म होता जाता है, वो संयोग है। लेकिन आप घर आओगे, आपकी आंखें आपकी बॉडी के साथ कनेक्टेड है, वो आपका परमानेंट रिलेशन है, वो आपका समवाय है। आपकी फिंगर्स आपकी पाम से कनेक्टेड है, वो आपका समवाय है। ठीक है, तो समवाय कैसा होता है, जो आपका परमानेंट रिलेशन होता है। टेम्पररी रिलेशन, जो एक्सटर्नल रिलेशन, वो अपने आप खत्म हो जाता है, उसमें आपको कोई एफर्ट्स लगाने की जरूरत नहीं। ओके, जबकि परमानेंट में सोल एंड बॉडी इज नॉट संयोग, इट इज समवाया, इट इज समवाया। जब आपकी बॉडी डिस्ट्रॉय होती है तभी सोल आपकी निकलती है उससे, अपने आप नहीं निकलती है कि आपने आज मन किया कि आज सोल को अलग निकाल के रख देते, नहीं। मैंने बोला ना, समवाया को खत्म करने के लिए आपको डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। आपकी आंखें आपको अगर अलग करनी है तो निकालनी पड़ेंगी, आपकी फिंगर को पाम से अलग करना है तो काटनी पड़ेंगी। ठीक है, बिना अपनी अपने आप वो रिलेशन खत्म नहीं होता है। लेकिन जैसे अभी आपकी योर आईज आर इन कांटेक्ट विद द स्क्रीन ऑफ दिस कंप्यूटर, ओके, तो ये आपका संयोग है। थोड़ी देर बाद क्लास खत्म होते ही आप दिन भर, ऐसा थोड़ा ना जिंदगी भर ये कंप्यूटर आपकी आंखों के सामने ही रहेगा, नहीं। तो वो रिलेशन कहलाता है कैसा, संयोग रिलेशन। संयोग रिलेशन एक्सीडेंटल रिलेशन, टेम्पररी रिलेशन, और समवाया परमानेंट रिलेशन। ओके, तो होपफुली आपको क्लियर होगा। इसमें कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, एंड नो नीड टू यूज योर माइंड। ओके, अब आगे चलते हैं। इसने 5 तरह के रिलेशंस को बोला है जो आपके समवाया का पार्ट बनाते हैं, ये आपको याद रखने पेपर के लिए। ये 5 कौन कौन से हैं? पहला देखो, पार्ट एंड द होल। ठीक है, पार्ट एंड द होल, मैंने अभी आपको बोला ना, जैसे बॉडी, आपकी बॉडी है, बॉडी पूरा एक होल है, और पार्ट क्या है उसका, फिंगर्स, वो उससे कनेक्टेड है। ठीक है, क्वालिटी एंड द सब्सटेंस। ठीक है, कोई भी बोर्ड है, बोर्ड में कोई भी क्वालिटी है, ठीक है, वो उसके साथ जुड़ी हुई है। एक्शन एंड दी सब्सटेंस, जैसे द्रव्य के साथ मैंने बताया था ना, कंजंक्शन डिस्जंक्शन, ये उसके साथ हमेशा सम, जो भी द्रव्य होगा उसके साथ समवयी में आपके क्वालिटी पाई जाएगी, और हमेशा क्या एक्शन पाया जाएगा, वो दोनों उसके साथ कनेक्टेड। पर्टिकुलर एंड दी यूनिवर्सल, काउ के साथ काउनेस, और आपका विशेष, यानी कोई भी आपका एटम होगा, इटर्नल सब्सटेंस, तो उसके साथ विशेष होगा ही होगा। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था विशेष क्या बताता है, आपका इटर्नल सब्सटेंस को आइडेंटिफाई करता है। तो ये 5 आपको याद रखने हैं।
कि इन पांचों के बीच में समवाय रिलेशन होता है। ओके, मैंने वैसे समझा दिया, इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखना है आपको। ठीक है, अब क्या है, आपको डिफरेंस बिटवीन संयोग एंड समवाय, ये आपको पता होना चाहिए 10 नंबर के क्वेश्चन के लिए। ठीक है, आपके क्वेश्चन ये आएगा, व्हाट डू यू मीन बाय समवाय। तो समवाय इज एन इंसेपरेबल रिलेशन। फिर किस किस के बीच में समवाय होता है, ये 5 चीजें जिनके बीच में समवाय रिलेशन पाया जाता है अकॉर्डिंग टू वैशेषिका। फिर आपसे पूछेगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन संयोग एंड समवाय। तो संयोग और समवाय में क्या डिफरेंस है, ये देखो, अभी मैंने एक्सप्लेन किया वैसे तो आपको। संयोग आपका कैसा टेम्पररी रिलेशन है, समवाय आपका परमानेंट रिलेशन है। ठीक है, इसको जो टेक्निकल वर्ड बोलते हैं ना टेम्पररी रिलेशन के लिए, वो बोलते हैं युक्त सिद्ध। युक्त सिद्ध, जिसको सेपरेट किया जा सके वो है युक्त सिद्ध, और जिसको सेपरेट नहीं किया जा सके, इनसेपरेबल, दैट इज अयुक्त सिद्ध। तो दिस इज सेपरेबल एंड दिस इज इनसेपरेबल। ओके, फिर समवाय, संयोग एक क्वालिटी है, बस क्वालिटी है, जबकि समवाय आपकी क्या एक कैटेगरी है, 7 कैटेगरी में से एक। और फोर्थ आप लिख लो, दिस इज एक्सटर्नल रिलेशन एंड दिस इज योर इंटरनल रिलेशन। ओके, अब समवाय हो गया, आपके 6 कैटेगरी कंप्लीट हो गई। अब आपका अभाव बचा है बस एक, तो इससे पहले एक क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, दिस वन। आपकी स्क्रीन पे एक क्वेश्चन है। ओके, ये रहा आपका क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन, दिस वन। ये क्वेश्चन आपको करना है अभी। आई एम गिविंग यू 5 मिनट्स। ओके, 5 मिनट दे रहा हूँ। 5 के आप ले लो, अभी 15:52 हुआ है, आप 4 बजे तक 8 मिनट ले लो। ठीक है, मैं कहीं जा नहीं रहा हूँ, मैं बैठा ही हूँ, लेकिन ये क्वेश्चन आप करिए। ठीक है, आई एम गिविंग यू 8 मिनट्स। 7 मिनट मिलता है 10 नंबर के लिए, आई एम गिविंग यू 8 मिनट्स। ठीक है, इट विल हार्ड, और इसमें ज्यादा, ये 150 वर्ड्स लिखने थे, लेकिन ये ज्यादा 50-60 वर्ड्स में आंसर है इसका, इससे ज्यादा में नहीं है, 50-60। आप पढ़िए इस क्वेश्चन को और करिए। ठीक है, यूपीएससी में पूछा गया है, 2018 में लिखा हुआ है मैंने, 2018 में 10 मार्क्स। ओके, करिए। पहला क्वेश्चन करना है आपने, बाकी हम बाद में देखेंगे।
आप आंसर लिख सकते हैं, अगर आपने कर लिया हो तो यू कैन राइट इट। नहीं नहीं, व्हाट्सएप पे नहीं भेजना है, यही लिखना है जो लिखना है, और एवरीवन करके लिखना है, प्राइवेट नहीं लिखना है। अच्छा, कोई बताना चाहता है आंसर? मैं अनम्यूट कर देता हूँ, अगर कोई बताना चाहता है कि ये आंसर होगा। अगर कोई बताना चाहता है तो मैं उसे अनम्यूट कर देता हूँ, हमें भी समझाए, बाहर के बच्चों को भी समझाए। अच्छा, पवन बताना चाहता है, ठीक है, ओके। पवन, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, आप करो वहां से खुद को। जो फर्स्ट स्टेटमेंट है, ब्राउन कलर ऑफ द टेबल अकॉर्डिंग टू वैशिष्ट ऑफ philosophers, अरे आराम से, आराम से, आराम से, आराम। and the brown color of the table is this quality guna, and in between these two there is inseparable relationship between both of these, as there is a samvaya relationship between table and the brown color of the brown color. And the second is the book on the table. This is Sanyog according to Vaisheshika philosophers, as they both can be separated, and it's not a permanent relationship between the two things. ओके ओके ओके, ठीक है। मृणालिनी, आप बताना चाहते हो कुछ? अनम्यूट किया मैंने आपको। So, according to the question, the brown color of the table, sir, it's a permanent relationship. So it's called samvaya. एंड सर मतलब कुछ क्या बोलते हैं, परमानेंट रिलेशन है। अगर तो हमें ब्राउन मतलब अगर टेबल का कलर चेंज करने या तो पेंट करना पड़ेगा या टेबल डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा, उसके बिना रिलेशनशिप खत्म नहीं हो सकता दोनों में। एंड सर जो बुक है टेबल पे, इट्स काइंड ऑफ सम योगा, बिकॉज टेम्परेरी रिलेशनशिप है। बिकॉज सर बुक अगर जरूरत है तो हम उठा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि बुक पड़ी ही रहेगी टेबल पे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके ओके ओके, ठीक है। तो आपको समझ तो आ गया सबको, ठीक है। बेसिकली वन इज योर संयोग एंड वन इज समवाया। देखो, सिर्फ ये 10 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें सिर्फ ये 2 लाइन का आंसर है। यहाँ देखो, ऑफ द ब्राउन कलर ऑफ द टेबल, दिस इज एन इनसेपरेबल रिलेशन। If you want to separate it, you have to destroy the table. But here, book on the table. बुक आप हटा के दूसरी बुक रख सकते हो, कुछ भी। दिस इज समवाय, दिस इज संयोग। ओके, so in paper you have to write down this. First is basically inseparable relation, that is your samvaya. Second is sanyog. Samvaya is a category, whereas sanyog is a quality. It is ayutta siddh, it is yutta siddh. Okay, that's it. ओके, तो ये आपका 10 मार्क का क्वेश्चन था। हार्डली 50-60 आपको इसमें वर्ड्स लिखने हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपके आते हैं, ठीक है। तो आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी है, तो आप आंसर, आप इसमें अगर आपको नहीं पता तो आप नहीं लिख सकते, ठीक है। आपको नहीं पता कि ये क्या मतलब है। कई लोग, अगर आपने समवाय और संयोग डिटेल में नहीं पढ़ा है तो आप कभी इन दोनों में डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। ओके, सो इट इज जस्ट लाइक मैथमेटिक्स। If you know, then you will get the marks. If you don't know, then you will get 0. ओके, तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, और ये अच्छा है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। अगर आपको 10, ये सारे कंसेप्चुअल है, देखो। ओके,
तो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे तो आप उसके बाद सारे आंसर्स लिख पाओगे। ओके, अब जैसे ये क्वेश्चन है, ये वाला देखिए थर्ड क्वेश्चन, फिर मैं अभाव लेता हूँ इसके बाद। थर्ड क्वेश्चन देखिए, व्हाट आर द नेसेसरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पदार्थ अकॉर्डिंग टू वैशेषिक फिलॉसफी। कल ही मैंने डिस्कस किया है, ठीक है, मीनिंग होना चाहिए, नेमिएबल, नोएबल, ओके, और उसके बेसिस पे फिर उसने कितने पदार्थ माने, 7, बस इतना आपको लिखना है। 10 मार्कर क्वेश्चन है। ओके, ये क्वेश्चन कल मैंने डिस्कस किया, ये वाला भी, अवर नॉलेज इज कन्फाइंड टू गुनाज अलोन, ठीक है। क्वालिटी कल मैंने डिस्कस किया, फिर क्वालिटी में मैंने बुद्धा को भी डिस्कस किया, वैशेषिका का कंसेप्ट बताया, वैशेषिका क्या बोलते हैं क्वालिटीज के लिए, और इनके अलावा एक थर्ड मैंने सांख्य भी डिस्कस किया। ओके, सो यू हैव टू डिस्कस वैशेषिका एंड बुद्धिस्ट रिगार्डिंग गुणास, क्या बोलते हैं। ओके, जैसे मैंने बोला था ना, वैशेषिका क्या बोलता है कि आपका ऑब्जेक्ट होता है, उसमें क्वालिटीज होती हैं, और बुद्धा ने क्या बोला है, क्वालिटीज होती हैं, उनके बेसिस पे ऑब्जेक्ट होता है। ओके, सो यू हैव टू डिस्कस दोस टू कांसेप्ट्स। ओके, 15 मार्क्स का पूछा गया है। ओके, सो पेपर बहुत इजी आता है, कंसेप्चुअल आता है, ठीक है। अब हम अभाव देख लेते हैं, ठीक है, लास्ट टॉपिक अभाव है। अभाव इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। दिस समवाय इज क्लियर, संयोग इज क्लियर, अभाव, अभाव इज वेरी इंपॉर्टेंट। होपफुली आप, आजकल क्वेश्चन अभाव से ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अभाव देख लेते हैं। एक अभाव अपने आप में एक सेपरेट कैटेगरी है, 6 तो है ही, वो 6 तो सिंपल सिंपल है, ये थोड़ा सा टेढ़ा है क्योंकि इसके अंदर भी बहुत सारी कैटेगरीज है, टाइप्स हैं, ठीक है। तो अभाव वाला जो पार्ट है बेसिकली, ये आपसे हर साल पूछा जाता है, लगभग हर एक दूसरे साल पूछा जाता है। कोई वर्ड लिमिट नहीं होती है, मैक्सिमम आपको 150 वर्ड्स, आप ऐसे मान के चलो कि एक नंबर के लिए फॉर 1 मार्क यू हैव टू राइट डाउन 12 वर्ड्स, 12 to 13 वर्ड्स। ये तब है जब आपको किताब कॉपी पढ़नी है, लेकिन कॉपी पढ़ने का सिस्टम नहीं होता है, टू द पॉइंट आंसर आपको लिखने हैं फिलॉसफी में, ठीक है। अगर कोई जनरली क्वेश्चन पूछ लिया कि एटॉमिक थ्योरी ऑफ क्रिएशन बता दो भाई 20 नंबर में, तो आप फिर उसमें तो जितना आता है उतना भरो, 200-250 वर्ड जितने लिख सकते हो लिख दो। लेकिन अब इसमें तुमसे पूछा है ब्राउन कलर ऑफ द टेबल एंड बुक ऑन द टेबल, तो अब इसमें तुम लिखने बैठोगे समवाय की डेफिनेशन, संयोग की डेफिनेशन, विशेष भी लिख दो, सारी दुनिया जहान की चीजें लिख दो, लेकिन तुम यही नहीं बता पाओगे इन दोनों में क्या डिफरेंस, तो you will get 0. So it is about quality, not quantity. In philosophy, quality matters and not quantity. लेकिन फिर भी आपका जो केएस है, केएस में ज्यादातर थ्योरेटिकल पेपर आएगा, तो हम ये मान के चलते हैं कि आपको जितना स्पेस दिया होगा कॉपी में, अगर इस तरह के क्वेश्चंस आए जैसे अभी डिस्कस किए, तो उसमें तो आपको टू द पॉइंट लिखना है, क्योंकि जो चेकर होगा उसको फिलॉसफी अच्छे से आती है। लेकिन अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन आए तो 150 वर्ड्स अगर पूछा है, उसमें लिखा रहता है 10 नंबर वाला आपको 150 में लिखना है, 15 वाला 15 वाला होता है और एक 20 वाला होता है, ठीक है। तो अगर ये 150 में लिख रहे हो तो 15 वाला आप 200 वर्ड्स में लिख दो और 20 वाला आप 250 वर्ड्स में, ओके। अगर आपका थियोरेटिकल क्वेश्चन है, और अगर आपका कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, तो कंसेप्चुअल में अगर 50 में बनता है नंबर तो 50 में लिखो, 60 में बनता है 60 में लिखो, 70 में बनता है 70, ओके। तो ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको कॉपी भरनी है, लेकिन जहाँ पे थियोरेटिकल है वहां तो कॉपी भर के आओ, ठीक है। थ्योरेटिकल में कॉपी भरोगे तो ठीक है, लेकिन कंसेप्चुअल में कॉपी भरने की जरूरत नहीं, आराम से हो जाता है फिलॉसफी का पेपर अटेम्प्ट, कंसेप्ट के नंबर है, ठीक है। सो अभाव जो है बेसिकली, कन्नड़ जो है आपका, जो ओरिजिनल था, कन्नड़ा ने तो इसको माना नहीं था। लेटर वैशेषिका जो उसके बाद आया, मैंने आपको पहले ही बता दिया, कल हमने डिस्कस भी किया था, महायान इंडिया। तो अभाव बेसिकली क्या दिखाता है आपको, अभाव इज ए नेगेटिव फैक्ट। जैसे ऐसे समझो आप, सपोज यू आर सिटिंग इन ए रूम, अब ये मान के चलता हूँ कि आप एक रूम में बैठे हो सब लोग, मतलब अलग अलग रूम में। अब आपके रूम में जो चीजें प्रेजेंट है वो तो कहलाती है भाव, और उसमें कुछ भी हो सकता है, जग आपके यहाँ पे जार हो सकता है, ठीक है। आपके रूम में आपका मोबाइल होगा, टेबल होगी, चेयर होगी, टीवी होगा, एसी होगा, ये सब चीजें भव है। भव मीन्स प्रेजेंट, जिनको आप देख सकते हो।
तो जिनको आप देख सकते हो उनको तो आप भाव कैटेगरी जो है आपकी 6, मतलब द्रव्य से लेके द्रव्य, गुण, कर्म, ठीक है, फिर विशेष, सामान्य और एक समवाया, इनमें से किसी ना किसी से यूज करके आप देख सकते हो। मतलब ये भाव कैटेगरीज है, जो प्रेजेंट है सामने वो तो भाव से दिख जाएगा, बट व्हाट अबाउट दैट विच इज एब्सेंट। जैसे आपके रूम में अभी टाइगर नहीं है, आपके रूम में अभी लॉयन नहीं है, ठीक है, या आपके रूम में अभी अंदर क्या नहीं है, कार नहीं है, ठीक है, जो भी आपके रूम में चीजें नहीं है प्रेजेंट, दे आर अभाव, उनका अभाव है। कहते हैं ना, हिंदी में वर्ड होता है ना अभाव। अभाव मीन्स जो चीज प्रेजेंट नहीं होती है, नॉट प्रेजेंट। जैसे हम कहते हैं ना, वो गरीबी में जी रहा है, वो अभाव में जी रहा है। अभाव में मतलब उसके पास कोई सुविधाएं नहीं है, कुछ प्रेजेंट नहीं है उसके पास, ना टीवी है ना फ्रिज है। बेसिकली वैशेषिका का ये कहना है, वैशेषिका फिलोसफर्स का, कि जो चीजें प्रेजेंट है उनको तो आप भाव कैटेगरी से देख सकते हो, बट व्हाट अबाउट दोस थिंग्स व्हिच आर एब्सेंट। तो वो कहते हैं कि जो चीजें एब्सेंट है उनको देखने के लिए हमें एक नई कैटेगरी की जरूरत पड़ती है, जिसे हम कहते हैं अभाव। तो अभाव की जरूरत किसके लिए पड़ रही है? अभाव की जरूरत उन चीजों के लिए पड़ रही है जो आपकी प्रेजेंट नहीं है, इसलिए इसको कहते हैं नेगेटिव फैक्ट। क्यों नेगेटिव कहते हैं? क्योंकि पॉजिटिव का मतलब क्या है, जो प्रेजेंट है, तो उनके लिए भाव हो गया। वैसे भी भाव वर्ड हमेशा पॉजिटिव के लिए यूज किया जाता है। हम आगे शंकर पढ़ेंगे तो शंकर में माया पढ़ेंगे, माया को वहां पे भाव रूप कहा जाता है, ठीक है, भाव रूप। तो भाव रूप, जो भाव वर्ड है वो हमेशा प्रेजेंट पॉजिटिव के लिए यूज होता है। लेकिन जो चीजें एब्सेंट है, नेगेटिव, हम बोलते हैं ना, नेगेटिव का मतलब क्या होता है, जो विचार एब्सेंट, तो उसके लिए नेगेटिव के लिए जो यूज होता है अभाव। तो पहली चीज तो अभाव क्यों सेपरेट कैटेगरी मानी गई है? इसलिए मानी गई है कि जो चीजें आपकी एब्सेंट है, दोज थिंग्स व्हिच आर नॉट प्रेजेंट, ओके, दे कैन बी परसीव्ड यूजिंग अभाव। उनकी नॉलेज आपको कैसे मिलेगी? अभाव से मिलेगी। ओके, सो फर्स्ट इज अभाव एंड अभाव डेफिनेशन। तो ये आपको याद रखना है। यहाँ देखो आप, पहला पॉइंट तो आपको मैंने समझा ही दिया। फर्स्ट पॉइंट इज क्लियर। नेगेटिव फैक्ट है, अभी बात की हमने नेगेटिव फैक्ट क्यों है। इसकी डेफिनेशन आपको याद रखनी है। इट इज डिफाइंड एज हुज नॉलेज इज डिपेंडेंट ऑन इट्स काउंटर एंटिटी। काउंटर एंटिटी का मतलब जो चीज प्रेजेंट है उसके रेस्पेक्ट में जो चीज एब्सेंट है। इट शोज एब्सेंस ऑफ समथिंग इन रिलेशन टू अनदर थिंग। ओके, जैसे आपके रूम में टेबल प्रेजेंट है, तो ये तो आपकी क्या है, प्रेजेंट है। लेकिन आपके रूम में जैसे आपका लॉयन एब्सेंट है, तो ये क्या है, इसके रेस्पेक्ट में ये चीज एब्सेंट है। ओके, मान लो आप जू चले गए, तो वहां पे आपका लॉयन प्रेजेंट है सामने, लेकिन अब किसका अभाव हो गया वहां पे? टेबल का अभाव हो गया, या बाकी किसी चीज का अभाव हो गया। यानी आप कहाँ पे बैठे हो, आपके सामने क्या चीज प्रेजेंट है। जैसे मेरे रूम में अभी अलग चीजें प्रेजेंट होगी, आपके रूम में अलग चीजें प्रेजेंट होगी, तो उनके अलावा जो बाकी चीजें उनका मेरे रूम में क्या है, अभाव है। ओके, तो अभाव इज ए नेगेटिव फैक्ट, क्योंकि नेगेटिव चीजों को लेके होता है। ओके, सो हम बोलते हैं ना, इस चीज का अभाव है, इस चीज की कमी है। ओके, तो जो चीज प्रेजेंट नहीं है उसको हम कहते हैं अभाव। ओके, अब इसकी जरूरत क्यों पड़ती है? ठीक है, पहली चीज आपको क्लियर हो गई कि कन्नडा ने नहीं माना, लेटर वैशेषिका ने माना, नेगेटिव फैक्ट होता है। डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई। क्लियर हो गई तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो ये 2 लाइन का रट्टा लगाओ। ठीक है, ये 2 लाइन है, सिंपल है। वैसे तो मैंने आपको समझा दिया, लेकिन कई बार क्या होता है कि समझ तो आता है लेकिन याद नहीं रहता। तो याद नहीं रहता, उसके लिए मैंने आपके लिए सिंपल, मतलब एकदम छोटी छोटी लाइनें लिख दी हैं डेफिनेशन, जो आपको याद हो जाए। ठीक है, अब जरूरत क्यों पड़ती है? व्हाई अभाव इज नीडेड। अगर आप एक क्वेश्चन देखो, ये देखो क्वेश्चन नंबर 4, लास्ट क्वेश्चन देखो। हाउ डू न्यायिका जस्टिफाई द इंट्रोडक्शन ऑफ अभाव एज एन इंडिपेंडेंट कैटेगरी? 20 मार्क्स। अब ये 20 नंबर का है, तो इसका मतलब ये है कि इसमें सब कुछ लिख देना है। ओके, क्योंकि ये कंसेप्चुअल तो है नहीं, ये थियोरेटिकल क्वेश्चन है।
आपने इंडिपेंडेंट कैटेगरी क्यों माना है? जब 6 थी तो आपने 7वां क्यों माना है? तो 7वां क्यों माना है? पहला तो मैंने आपको अभी बता दिया कि नेगेटिव फैक्ट है, जो चीजें नहीं प्रेजेंट है उनके लिए, उनको उनके नॉलेज के लिए हमें अभाव की जरूरत पड़ती है। अब उसके बाद वाई नीडेड, अलग से मैंने आपके लिए लिखा है वाई नीडेड, ये देखो वाई नीडेड। तो इसकी जरूरत क्यों पड़ती है, उसके लिए आपको 4 पॉइंट याद रखना, ठीक है। वैसे तो अभी आगे और जितना आपको अभाव में पता है, अगर 20 नंबर का क्वेश्चन है तो वो चाहता है कि आप सब कुछ लिख दो उसमें, ठीक है, तो वहां सब कुछ लिख देना है। अब वो पूछ रहा है वाई नीडेड। तो पहली चीज है टू एक्सप्लेन इम्परमानेंट एंड चेंजेबल ऑब्जेक्ट्स। इम्परमानेंट और चेंजेबल ऑब्जेक्ट्स की नॉलेज को एक्सप्लेन करने के लिए। कैसे? जैसे अभी मेरा रूम है, ठीक है, अभी जैसे आपके सामने ये स्क्रीन आपको दिख रही है, स्क्रीन आपको दिख रही है। जैसे ही आपकी क्लास खत्म होगी ये स्क्रीन आपकी क्या हो जाएगी, सामने से गायब हो जाएगी। यानी अभी ये क्या है, प्रेजेंट है, भाव भाव है इसका। लेकिन जैसे ही आप क्लास खत्म होगी इसका क्या हो जाएगा, अभाव हो जाएगा। क्योंकि कैसी है, इम्परमानेंट है, परमानेंट तो है नहीं, चेंजेबल है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपके रूम में आप बैठे हो, ठीक है, तो आपके रूम में जो सारी चीजें वो आपके अभी भाव है, लेकिन जैसे आप रूम से बाहर जाओगे वो चीजें आपके लिए क्या हो जाएगी, अभाव। तो वो चीजें जब एब्सेंट होंगी तो उनको एक्सप्लेन करने के लिए हमें एक कैटेगरी की जरूरत पड़ती है, जैसे हम कहते हैं अभाव। जैसे अभी आप बोलोगे कि स्क्रीन भाव है, क्लास के बाद स्क्रीन इज अभाव, तो आपको ये एग्जाम्पल पेपर में नहीं लिखना है, आपको सिर्फ ये लाइन लिखनी है, ओके। एग्जाम्पल्स आपको समझाने के लिए, ओके। और ये एग्जाम्पल्स बुक वगैरह में नहीं दिए हुए, मैंने आपको समझाने के लिए खुद से बता रहा हूँ, ठीक है। आप कोई भी एग्जाम्पल बना सकते हो, ठीक है। आपके सामने अभी जैसे मान लो आप अपने पेरेंट्स के साथ बैठे हो, ठीक है, तो वो फिर उस समय उनका भाव है। जैसे ही आप गए बाहर या वो ऑफिस गए तो अभाव, ठीक है। तो बेसिकली जो चेंजेबल इम्परमानेंट ये चीजें हैं, कभी इधर जाते हैं कभी उधर जाते हैं, या फिर मान लो कोई जार है, अभी भाव है, फिर वो टूट गया तो उसका अभाव हो गया, ओके। या मेरे पास अभी लैपटॉप है, ये अभी भाव है, फिर बाद में खराब हो गया तो इसका अभाव हो गया, ओके। आप नए कपड़े खरीदते हो, पुराने फेंक देते हो, पहले उनका भाव होता है फिर अभाव। तो ऐसे सो मैंने एग्जांपल कर दिया, तो आपको पहला बस ये याद रखना है, ठीक है, इम्परमानेंट एंड चेंजेबल हो। नहीं तो आप कैसे एक्सप्लेन करोगे कि पहले मेरे पास भाव था अब अभाव है, ठीक है। तो फर्स्ट इज इम्परमानेंट एंड चेंजेबल, सेकंड इज असत्कार्यवाद। असत्कार्यवाद को एक्सप्लेन करने के लिए आपको किसकी जरूरत पड़ती है, अभाव की जरूरत पड़ती है, ठीक है। असत्कार्यवाद आपका क्या होता है बेसिकली, ये आपका कॉज है, ठीक है, ये आपका इफेक्ट है। तो असत्कार्यवाद क्या कहता है, इफेक्ट डज नॉट प्री एग्जिस्ट। और डज नॉट प्री एग्जिस्ट का मतलब क्या है, इफेक्ट का अभाव होता है कॉज में। यही तो कहता है असत्कार्यवाद कि इफेक्ट आपका कॉज में उसका अभाव होता है, वो पहले से नहीं होता कॉज में, बाद में एक नई एंटिटी बनती है। इफेक्ट इज अ न्यू एंटिटी। सो इफेक्ट बेसिकली इन कॉज देयर इज अभाव ऑफ इफेक्ट। तो अभाव, इफेक्ट की एब्सेंस दिखाने के लिए कॉज में किसका यूज किया जाता है, अभाव कैटेगरी का, ठीक है ना। जैसे आपका सत्कार्यवाद में तो भाव होता है, इफेक्ट हमेशा प्रेजेंट होता है, लेकिन असत्कार्यवाद में क्या है, क्या कहता है, कॉज में इफेक्ट का क्या होता है, अभाव होता है। अभाव होता है, लेकिन बाद में जब कॉज से एक इफेक्ट बन जाता है तो फिर क्या हो जाता है, वो भाव हो जाता है। जैसे मिल्क में कर्ड का अभाव है, ओके, लेकिन जब मिल्क से कर्ड बन गया तो वो अभाव खत्म हो गया, ओके। तो बेसिकली सेकंड ये असत्कार्यवाद को एक्सप्लेन करने के लिए हम इसका यूज करते हैं, ओके। इज इट क्लियर? एंड थर्ड इज, फर्स्ट एंड सेकंड इज क्लियर,
किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लेना, सिंपल है। एंड थर्ड इज योर लिबरेशन। लिबरेशन का मतलब क्या होता है? एब्सेंस ऑफ सफरिंग। जब तक हम लिबरेट नहीं हुए तब तक सफरिंग क्या है? भाव है, प्रेजेंट है। लेकिन जैसे ही हम लिबरेट हो गए तो सफरिंग्स का क्या हो गया? अभाव। एब्सेंस का मतलब ही क्या है? अभाव। तो लिबरेशन मीन्स अभाव ऑफ सफरिंग। पेपर में आपको सिर्फ ऐसे लिखना है, फर्स्ट टू एक्सप्लेन द नॉलेज ऑफ चेंजेबल एंड परमानेंट ऑब्जेक्ट, सेकंड टू एक्सप्लेन असत्कार्यवाद, थर्ड टू एक्सप्लेन लिबरेशन। ये एग्जांपल है आपको समझाने के लिए, ठीक है। फोर्थ इज एक्सटर्नल रिलेशन। यानी सहयोग। अभी मैंने आपको बताया ना, जैसे वो जार वाला एग्जांपल मैंने दिया था चेंजेबल एंड परमानेंट के लिए, टूट गया। लेकिन अभी एक्सटर्नल रिलेशन क्या है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अभी आपके फिंगर्स ने आपके पेन को पकड़ा हुआ है, जैसे क्लास खत्म होगी पेन को छोड़ देंगी, तो अभी क्या है? भाव है, ठीक है। इन दोनों के बीच में भाव वाला रिलेशन है, फिर क्या हो जाएगा? अभाव। आप चले गए, पेन वहां पड़ा है, ठीक है, वो रिलेशन जो है आपका वो खत्म हो गया दोनों के बीच में, ओके। अभी आपकी आईज इस स्क्रीन को देख रही है, भाव है। जैसे ही आप क्लास खत्म होगी अपने आप अभाव हो जाएगा, फिर वापस से अगले सैटरडे को फिर से भाव होगा, फिर वापस से अभाव हो जाएगा, ओके। सो एक्सटर्नल रिलेशन को एक्सप्लेन करने के लिए भी आपका किसकी जरूरत पड़ती है? अभाव की। तो अभाव की चार चीजों के लिए जरूरत पड़ती है, ठीक है। वो चार चीजें ये लिखी हुई आपकी, देखो इसको। इम्परमानेंट एंड चेंजेबल ऑब्जेक्ट्स, ओके। पेपर में इसी तरीके से लिखना है आपको, ठीक है। इम्परमानेंट एंड चेंजेबल ऑब्जेक्ट्स के लिए जरूरत पड़ती है पहली। सेकंड इज असत्कार्यवाद, थर्ड इज एक्सटर्नल रिलेशन एंड फोर्थ इज लिबरेशन, ओके। तो व्हाई नीडेड पहला डेफिनेशन हो गई, देन व्हाई नीडेड। नाउ टाइप्स ऑफ अभाव, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो अभाव पे मैंने स्टार मार्क किया है यहाँ पे ऊपर, ये देखो स्टार मार्क सिर्फ मैंने अभी तक एक ही जगह पे किया है, वो अभाव पे किया है, और कहीं पे नहीं किया, बिकॉज इट इज ए टिपिकल टॉपिक। कोई पढ़ाता ही नहीं है टॉपिक, क्योंकि थोड़ा सा टेढ़ा टॉपिक है, ऐसे ही हेत्वाभास था, ओके। आप बाहर दिल्ली भी पढ़ने जाओगे तो वो आपको गोलमोल कर देंगे, इसमें बोलेंगे खुद से पढ़ लो या फिर नहीं आएगा पेपर में, इस तरह के वो चीजें करते हैं, ठीक। लेकिन ऐसा गलत है ना ये चीज, तो ओके। सो नेक्स्ट इज योर, ओके, अभाव इज इंपॉर्टेंट, इसलिए स्टार मार्क लगाया। अब अभाव के टाइप्स, ठीक है। देखो दो टाइप्स होते हैं इसके, ये आपको याद रखना है। अन्योन्य भाव, अन्योन्य अभाव। अगर इसको मैं तोड़ूं, ठीक है, तो अगर इसको तोड़ा जाए तो इस तरह से टूटेगा ये। अन्य, इसको तोड़ा जाए तो ये टूटेगा, पहला वाला। अन्य प्लस अन्य प्लस अभाव। अन्य का मतलब समथिंग, फिर अन्य का मतलब समथिंग, और अभाव का मतलब एब्सेंस। अगर आप हिंदी में इसको समझो, अन्य का मतलब समथिंग, और इसका अन्य का मतलब भी समथिंग, और इसका मतलब एब्सेंस, तो इसका मतलब हो गया एब्सेंस ऑफ समथिंग इन समथिंग। एब्सेंस ऑफ समथिंग इन समथिंग, ठीक है, मतलब किसी चीज की दूसरे में एब्सेंस, ठीक है। ये लिटरल मीनिंग है इसका, मैंने तोड़ के आपको समझाया, अभी हम पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि यही मतलब है इसका। तो इसको तोड़ सकते हैं हम, ठीक है। ये आप बेसिकली क्या है, पहले फिलोसफी हिंदी में पढ़ी जाती थी, वो तो हम इंग्लिश में इसमें बाद में सक्सेसफुल रही है, मतलब इसका अच्छा मार्क्स आने लगे तो फिर इंग्लिश में पढ़ाने लग गए लोग, पढ़ने लग गए। अदरवाइज ये थोड़ी संस्कृत से उठ के आई है। तो ये अन्योन्य,
इस अन्योन्य को मैंने तोड़ा, अन्य प्लस अभाव। ओके, म्यूचुअल निगेशन। म्यूचुअल निगेशन का मतलब है कि समथिंग इज नॉट समथिंग। ओके, यानी एस इज नॉट पी, रोहित इज नॉट रजत। इसका मतलब ये कि एक कोई चीज दूसरी चीज नहीं हो सकती। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल पॉट इज नॉट क्लोथ। इसका मतलब क्या है, पॉट का क्लोथ में अभाव है। देखो अभी इसकी इंपॉर्टेंस है, ये क्यों आपको समझा रहे हैं इसकी इंपॉर्टेंस। अभाव की जरूरत क्यों पड़ी, इसलिए उसने क्वेश्चन पूछा है नया में 20 मार्क्स का कि अभाव की जरूरत क्यों है, तो वहां पे ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट। अब देखो पहले हम अन्योन्य अभाव देखते हैं। अगर मैं संसर्ग को तोड़ू, संसर्ग अभाव सेकंड, तो संसर्ग संसर्ग का मतलब होता है को रिलेशन, दो चीजों के बीच में किसी तरह का रिलेशन। और आपका अभाव का मतलब नॉन एग्जिस्टेंस, तो नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ रिलेशन, को रिलेशन। ओके, तो बेसिकली ये संस्कृत से टूट के बनते हैं ये वर्ड, इसलिए ये इस तरह से अगर आप इनको हिंदी में पढ़ो तो हिंदी में तो ये क्लियरली हमको समझ आते हैं, लेकिन यहाँ थोड़ा इंग्लिश में आपको याद करने पड़ते हैं। ठीक है, ओके, तो अब हम इनको थोड़ा डिटेल में देख लें। तो दोनों को आपको याद भी रखना है और समझ तो आ ही गया। पहला देखते हैं अन्योन्य भाव, अन्य प्लस अन्य। ओके, तो मैंने आपको बोला ना, इट मीन्स वन थिंग इज नॉट अनदर थिंग। ओके, जैसे रोहित इज नॉट रजत, एस इज नॉट पी। आपको पेपर में एस इज नॉट पी लिखना है, एस इज नॉट पी। अब देखो इसको मानना ही पड़ेगा, जैसे आपका ये पॉट इज नॉट क्लोथ। अगर आप अन्योन्य भाव को नहीं मानोगे तो सारी चीजें क्या हो जाएंगी, फिर तो आइडेंटिकल हो जाएंगी सब। फिर तो आप क्या बोलोगे, एस इज पी, रोहित इज रजत, रजत इज अभिलाषा, अभिलाषा इज आकांक्षा, आकांक्षा इज गौतम। सब चीजें आइडेंटिकल हो जाएंगी। लेकिन ऐसा होता है कि लाइफ में नहीं, लाइफ में सारी चीजें आपकी डिफरेंट है, आइडेंटिकल कुछ नहीं है। ठीक है, तो बेसिकली आपका अन्योन्य भाव ये बताता है कि बेसिकली टू थिंग्स आर नॉट आइडेंटिकल। तो अन्योन्य भाव को अगर आप मानोगे तभी आप चीजों के बीच में डिफरेंशिएट कर सकते हो। ओके, अगर इसको आप नहीं मानोगे, इफ इट इज डिनाइड, सेकेंड लाइन पढ़ो इसकी, इफ इट इज डिनाइड, ये वाली लाइन देखो आप, सेकेंड लाइन, अगर आप इसको डिनाई कर दोगे तो फिर क्या होगा, सारी चीजें आपकी क्या हो जाएंगी, आइडेंटिकल एंड इनडिस्टिंग्विशेबल। फिर आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे। अगर आप बोलोगे रोहित इज रजत, तो दोनों में कोई आइडेंटिफिकेशन ही नहीं कर पाओगे कि ये दोनों अलग क्यों हैं, दोनों सेम हो गए। फिर इसको रोहित क्यों बोलते हैं, इसको रजत क्यों बोलते हैं। तो बेसिकली आपको मानना पड़ेगा कि एस इज नॉट पी। और ये क्या है, ये आपका बिगनिंग लेस है एंड एंडलेस है। बिगनिंग लेस एंड एंडलेस का मतलब क्या है, दो वर्ड इंपॉर्टेंट है। जैसे पॉट इज नॉट क्लोथ, तो कब से पॉट क्लोथ नहीं है उसका हमें नहीं पता, यानी ये बिगनिंग लेस है। मतलब हमें नहीं पता कि कब से पॉट क्लोथ नहीं है। और ये एंडलेस भी है, क्योंकि कभी ऐसा नहीं होगा लाइफ में कि पॉट आपका क्लोथ बन जाए। यानी कि ये जो रिलेशन है अन्योन्य भाव, ये कैसा रिलेशन है, बिगनिंग लेस एज वेल एज एंडलेस। ओके, तो वो आपसे पेपर में यही पूछता है कि अभाव की जरूरत क्यों है। तो अभाव की जरूरत इसलिए है, पहला तो आपको मैंने वो चार चीजें बताई, व्हाई नीडेड। फिर उसके बाद मैंने आपको क्या बताया, अन्योन्य भाव। अन्योन्य भाव क्या बताता है कि दो चीजें आपकी आइडेंटिकल नहीं हो सकती, एस इज नॉट पी। तो इससे हमें क्या है, चीजों को डिफरेंशिएट हम कर सकते हैं अन्योन्य भाव के बेसिस पे। अदरवाइज क्या होगा, और यहाँ पे ये अभाव क्यों है, क्योंकि यहाँ पे ये वर्ड नॉट यूज हो रहा है। नॉट का मतलब ही क्या होता है, अभाव। मैंने आपको बोला ना नेगेटिव है, एस इज नॉट पी, एस में पी का अभाव है। पॉट इज नॉट क्लोथ, पॉट में क्लोथ का अभाव है। इसलिए अभाव को एक सेपरेट कैटेगरी मानी गई है कि पॉट में अगर क्लोथ का अभाव है, इसका मतलब दोनों चीजें अलग अलग है, क्लोथ इज डिफरेंट, पॉट इज डिफरेंट। अगर इसको हम अगर हम इसको डिनाई कर दें, हम बोले पॉट इज क्लोथ,
तो फिर दोनों में डिफरेंशिएट ही नहीं कर पाएंगे। फिर तो पॉट, क्लोथ और आपका जो भी चीज है, थ्रेड, कुछ भी किसी चीज, ट्री, ठीक है, वाटर, बर्ड, किसी में कोई डिफरेंशिएशन नहीं होगा। तो फर्स्ट इज क्लियर, अन्योन्य अभाव। अन्योन्य अभाव में आपको ये ऐसे जैसे मैंने बनाया ना यहाँ पे, वैसे तो आपके नोट्स में लिखा हुआ है, फिर भी आप ये वाली चीजें आपको याद रखनी। ओके, ये एकदम आपको ऐसे कैसा लिख के आना, आपको समझ आ गया, क्योंकि ये कोई नहीं पढ़ाता ये चीज, ठीक है ना, क्योंकि ये थोड़ा सा टफ है टॉपिक। ओके, लेकिन अब आपको क्लियर हो गया कि एस इज नॉट बी। ओके, सेकंड इज संसर्ग अभाव। तो संसर्ग अभाव में आपको क्या करना है, बेसिकली इट इज ऑफ 3 टाइप्स। संसर्ग अभाव आपका क्या है, 3 टाइप्स का है। वो तो अन्योन्य अभाव तो एक ही टाइप था। अब संसर्ग अभाव आपसे 2 तरह के क्वेश्चन पूछता है वो, एक तो अभाव की जरूरत के और दूसरा टाइप्स ऑफ अभाव, ठीक है, 10 नंबर का। तो उसमें एक अन्योन्य अभाव लिखना है, दूसरा संसर्ग अभाव लिखना है। देखो 2-3 क्वेश्चन बड़े फेवरेट है यूपीएससी के भी और आपके केएस में भी, जेके जो अब जेकेएस हो रहा है उसमें पूछे जाएंगे। एक तो समाधि, क्योंकि समाधि में भी 2 टाइप है, फिर सबीजा और निर्बीजा। अब लोग क्या करते हैं, समाधि तो पढ़ लेते हैं लेकिन सबीजा और निर्बीजा, फिर सबीजा में भी आपके 4 टाइप है, ठीक है, सवितर्क, सविचार, सानंद एंड शाश्मित। और निर्बीजा में भी 2 है, उपय प्रत्यय और भव प्रत्यय। अब आपको ये सारे लिखने पड़ेंगे उसमें जब नंबर, तो ये आपको याद होने चाहिए, क्योंकि ऐसा तो है नहीं, चलो समझ तो सब आ जाता है, समझ तो हमें सब आता है, मैथ में भी आप समझते हो, लेकिन फॉर्मूले तो मैथ में भी याद रखते हो, थियरम्स तो मैथ में भी याद रखते हो, कुछ डेरिवेशंस ऐसे होते हैं जो रटते भी हो। सेम इज विथ फिलॉसफी। समझाने को तो मैं आपको हर चीज समझा रहा हूँ, जो चीज नहीं समझानी चाहिए वो भी समझा रहा हूँ, लेकिन आपको कुछ चीजें तो याद रखनी है, ठीक है। तो ऐसा तो है, मैंने कहा था ना पहले भी, फिलॉसफी में 20% आपको रट्टा मारना है, 80% आपको समझना है, ठीक है, क्योंकि आप थोड़ा याद रखोगे तो वहां पे क्या है, आपका हाथ चलेगा, ऐसे फटाफट लिखोगे, ये सोच सोच के लिखने में क्या टाइम थोड़ा जाता है। ओके, तो संसर्ग अभाव आप देखो, संसर्ग अभाव जो होता है बेसिकली, संसर्ग अभाव आपका 3 तरीके का होता है। पहले इसकी देखो डेफिनेशन, इट इंप्लाइज द नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ समथिंग इन समथिंग एल्स, ठीक है, कोरिलेशन नहीं होता है। ओके, अब ये 3 तरीके का होता है, वो तीन हम डिस्कस करते हैं, ठीक है, दैट इज इंपॉर्टेंट। फर्स्ट इज प्राग अभाव। प्राग का मतलब होता है पहले। ओके, सो ये हो गया एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट का मतलब पहले, एंटीसीडेंट नॉन एग्जिस्टेंस। फॉर एग्जांपल, ये आपका क्ले है, ये आपका जार है। मान लो अभी आपका जार नहीं बना है, अभी सिर्फ आपका क्ले पड़ा हुआ है। ओके, तो हम क्या बोलेंगे कि किले में जार, जार क्या है, इफेक्ट, उसका क्या है, अभाव है। अभाव है ना, बनने से पहले तो अभाव भी है, यानी जब तक आपका कॉज है, कॉज में इफेक्ट का अभाव है, कब तक, बिफोर इट्स प्रोडक्शन। जैसे अभी आप हो, कोई भी आप में से कोई भी एक कैंडिडेट ले लो, रोहित, अभी रोहित में अभाव है किसका, केएस का, बनने से पहले, बनने के बाद ये अभाव खत्म हो जाए। तो बेसिकली यहां पे आपका एंटीसीडेंट नॉन एग्जिस्टेंट, मतलब इफेक्ट इज अभाव ऑफ इफेक्ट बिफोर इट्स प्रोडक्शन, अभाव ऑफ इफेक्ट बिफोर इट्स प्रोडक्शन। लेकिन जब ये आपका इफेक्ट बन जाएगा, उस समय ये अभाव खत्म हो जाएगा। ये बात समझ आई आपको, मतलब एंटीसीडेंट नॉन एग्जिस्टेंस है, प्रोडक्शन से पहले अभाव है, क्योंकि अब इफेक्ट आपका जनरेट नहीं हुआ है, लेकिन जनरेट होने के बाद वो अभाव आपका खत्म हो जाएगा। तो आप ये बताओ बिगिनिंग लेस, ये इसमें क्या है, बिगिनिंग लेस तो है, हमें नहीं पता कि कब से अभाव है, इट इज बिगिनिंग लेस,
लेकिन जैसे ही आपका जार बन गया उसके बाद तो ये अभाव खत्म हो गया, यानी इट इज बिगनिंगलेस बट इट हैज एन एंड। बिगनिंगलेस क्यों है? क्योंकि हमें नहीं पता कि वो किले में जार का अभाव कब से है, लेकिन जिस दिन उस किले से हमने जार को बना दिया उस दिन वो जार का अभाव खत्म हो गया। तो इसका मतलब यह है कि इट इज बिगनिंगलेस। हमें नहीं पता कब से अभाव है, लेकिन जैसे ही जार बना वैसे ही वो अभाव खत्म हो गया, तो एंड है इसका। जबकि हमने देखा था अन्योन्य भाव में बिगनिंगलेस भी था और एंडलेस भी था, ना उसका शुरुआत थी ना अंत था। इसकी शुरुआत कोई नहीं है, अभाव का हमें नहीं पता कब से अभाव है, लेकिन एंड का हमें पता है कि जिस दिन किले से जार बन जाएगा उस दिन वो अभाव खत्म हो जाएगा। So first is your Prague above. Okay. So Prague above is your first. This one is your Prague above. Okay. अगर आप इसको डिनाई करोगे तो सारी चीजें क्या हो जाएंगी? All things would become beginningless. Okay. So basically इसका जो एंटीसीडेंट इसका है, it is basically your beginningless but it has an end. Okay. लेकिन अगर आप इसको नहीं मानोगे, अगर आप इसको नहीं मानोगे तो फिर तो सारी चीजें बिगनिंगलेस हो जाएंगी। क्यों बिगनिंगलेस हो जाएगी? क्योंकि आप ये मान रहे हो कि वो हमेशा, क्योंकि आप प्राग अभाव में हम क्या मान रहे हैं कि पहले वो एब्सेंट था लेकिन बाद में वो क्या हो गया, बाद में वो प्रेजेंट है। तो यानी ये बिगनिंगलेस था पहले, लेकिन जैसे ही इफेक्ट जनरेट होगा वैसे वो क्या हो जाएगा, आपका एंड। तो अगर आप प्राग अभाव को मानोगे तो आप मानोगे कि हाँ बिगनिंगलेस है बट एंड है। लेकिन अगर आप प्राग अभाव को नहीं मानोगे, इसका मतलब है कि इफेक्ट हमेशा से आपका क्या है, वो कभी प्रेजेंट ही नहीं होगा कॉज में। तो वो सारी चीजें क्या हो जाएंगी, आपकी बिगनिंगलेस हो जाएगी, जिनका कोई अंत ही नहीं होगा। ओके, तो आपको प्राग अभाव मानना पड़ेगा। क्यों मानना पड़ेगा? क्योंकि इफेक्ट जनरेट ही नहीं होगा नहीं तो कॉज से कभी। तो इफेक्ट को जनरेट कराने के लिए आपको प्राग अभाव को मानना पड़ेगा कि हाँ हमने मान लिया कि एंटीसीडेंट नॉन एग्जिस्टेंस, लेकिन उसके बाद जब इफेक्ट जनरेट हो गया तो वो अभाव खत्म हो गया। लेकिन अगर हम इस बात को नहीं मानेंगे तो सारी चीजें क्या हो जाएंगी, सारी चीजें बिगनिंगलेस हो जाएगी। ओके, तो फर्स्ट इज क्लियर। तो इसमें जो आपकी लाइन इंपॉर्टेंट आपको याद रखनी है पेपर के लिए, वो ये वाली लाइन, इफ डिनाइड। मैंने आपको पहले ही बोला था अन्योन्य भाव में भी अगर आप डिनाई करोगे तो सारी चीजें आइडेंटिकल हो जाएगी और हम इनडिस्टिंग्विशेबल हो जाएगी। ये दो कीवर्ड्स थे, ये देखो आप, ये देखो, ये दो कीवर्ड्स हैं इसमें। ये वाला और ये वाला। इसी वजह से हमको अभाव को मानना पड़ेगा। पहली चीज आपको डिफरेंशिएट करना है। दूसरी चीज, इफेक्ट जनरेट होगा कॉज से तो पहले तो उसका अभाव है, यानी वो बिगिनिंगलेस है, लेकिन जैसे ही वो जनरेट हो गया तो उस पर अभाव एंड हो गया उसका। ठीक है, तो इसलिए आपको अभाव को एक सेपरेट कैटेगरी मानने की जरूरत है, क्योंकि ये क्या दिखा रहा है आपको बेसिकली कि एंटीसीडेंट नॉन एग्जिस्टेंस है। पहले प्रायर टू इट्स प्रोडक्शन इट इज नॉन एग्जिस्टेंट, इट इज अभाव, बट आफ्टर द प्रोडक्शन it will end and there will be an effect. Okay, so basically ये चीजें आपको एक्सप्लेन करने के लिए कि पहले कोई चीज बिगिनिंगलेस है या एंडलेस है, दो चीजों के बीच में कैसा रिलेशन है, वो सब चीजें एक्सप्लेन करने के लिए आपको अभाव की जरूरत पड़ेगी। क्योंकि इस दुनिया में सिर्फ एक कैटेगरी प्रेजेंट ही नहीं है, उसके साथ साथ एब्सेंट भी होती है चीज। जैसे अभी आप केएस, आप में केएस अभी अभाव है, आप सारी चीजें सिर्फ भाव के बेसिस पे एक्सप्लेन नहीं कर सकते। लेकिन अगर मैं ये मान लूं कि आप कभी केएस नहीं बनोगे तो फिर तो बिगिनिंगलेस हो जाएगा, ये हमेशा से अभाव रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं है, आप ऐसा तो है ही ना, आप में से कोई तो बनेगा ही केएस, तो उस दिन क्या हो जाएगा, ये अभाव एंड हो जाएगा। इसलिए आपको प्राग अभाव पहला मानना पड़ेगा। ओके, सेकंड इज प्रध्वंस अभाव। इसको समझ लेते हैं। प्रध्वंस, प्रध्वंस तो आपको पता ही है, यहाँ एन भी लिख सकते हो आप। प्रध्वंस कहते हैं ना, प्रध्वंस, प्रध्वंस मीन्स डिस्ट्रक्शन। और अभाव का मतलब तो आपको पता ही है। तो अगर किसी चीज को हम डिस्ट्रॉय कर दें
तो उसके बाद उसका अभाव शुरू हो जाएगा ना, सबसेक्वेंट नॉन एग्जिस्टेंस। जैसे ये क्ले है, क्ले से मैंने जार बनाया या पॉट बनाया। अब आपको याद रखना है ये अभाव जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू इफेक्ट डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। अब ये प्रध्वंस अभाव जो है आपके नोट्स में थोड़ा सा गड़बड़ लिखा हुआ है, इसलिए इसको सही कर लेना, ठीक है। मैं यहाँ बताता हूँ आपको, वैसे आपको लिखना है, ठीक है। तो प्रध्वंस अभाव में क्या है बेसिकली, जैसे जार है आपका, ठीक है। अब क्या हुआ, जो आपके नोट्स में लिखा हुआ है वो इसके रेस्पेक्ट में लिखा हुआ है, इफेक्ट के कॉज के रेस्पेक्ट में। एक ही गलती है आपके नोट्स में ये वाली, लेकिन हम हमेशा इफेक्ट के रेस्पेक्ट में डिस्कस करते हैं। अब मान लो ये जार है, ये जार मेरे हाथ से छूट गया और ये टूट गया, ठीक है। अब जैसे ये टूटा, पहले ये प्रेजेंट था, जैसे ये टूटा उसके बाद इसका क्या शुरू हो गया, अभाव शुरू हो गया। इट विल ब्रेक इनटू पीसेस। अब क्या वो जार वापस से वैसा बन सकता है, नहीं, वो तो खत्म हो गया। अब नया जार बनेगा कोई, वो जो जार था जो आपने बनाया था वो तो खत्म हो गया। अब कोई नया जार बन सकता है लेकिन वो सेम जार नहीं बन सकता। वो जार का क्या शुरू हो गया, अब नॉन एग्जिस्टेंस। तो पहले वाले में क्या था, प्राग में इफेक्ट आपका जनरेट नहीं हुआ था, उससे पहले उसका अभाव था, तो वो बिगनिंगलेस था लेकिन उसमें एंड था एक, जब जिस दिन वो बन गया। लेकिन जब कोई जार है या पॉट है, कोई भी इफेक्ट है, कुछ भी चीज है आपकी, वो जैसे ही आपकी डेस्ट्रॉय हुई और डेस्ट्रॉय होने के बाद उसका अभाव शुरू हो गया, ओके। क्योंकि वो सेम चीज वापस से नहीं बन सकती। अगर आप इस चीज को डिनाई करोगे, अगर आप प्रध्वंस अभाव को नहीं मानोगे, तो सारी चीजें आपकी क्या हो जाएंगी, इटर्नल। लेकिन ऐसा होता है कि सारी चीजें इटर्नल होती है कि नहीं, आपके यहाँ पे चीजें टूटती फूटती हैं तो उनका अभाव शुरू हो जाता है, ओके। आपने देखा होगा बहुत सारी चीजें आपके टूट के गिर जाती है, कांच का गिलास ही ले लो, एक टूट के गिरा, उसका अभाव शुरू हो गया। यानी कि आपको प्रध्वंस अभाव मानना पड़ेगा। क्यों मानना पड़ेगा, क्योंकि चीजें इटर्नल नहीं होती है। थिंग्स कीप ऑन चेंजिंग, थिंग्स कीप ऑन destroying, okay, things are associated with origin and decay, okay। तो ये आपका इफेक्ट के रेस्पेक्ट में आपको लिखना था, लेकिन आपके नोट्स जो हैं उनमें ये कॉज के रेस्पेक्ट में लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा आप, ओके, इसको थोड़ा सा आपको देखना है। तो मैं आपको डिक्टेट कर रहा हूँ, राइट डाउन, ओके, राइट डाउन, इसमें लिख लीजिए आप, या जो लिखना है वो मैं आपको है ना स्क्रीनशॉट भेजूंगा आपके इसमें व्हाट्सएप वाले ग्रुप में, वहां से आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। सेकंड वाला जो है स्क्रीनशॉट भेजूंगा, सेम उसी को आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ओके। डिक्टेट करने की जरूरत नहीं, सेकंड वाला मैं आपको स्क्रीनशॉट भेज दूंगा एक, जो उसको आपको पढ़ लेना, समझ आ जाएगा। तो फर्स्ट इज क्लियर, फर्स्ट इज प्राग अभाव, सेकंड इज प्रध्वंस अभाव। अगर प्रध्वंस अभाव को आप डिनाई करोगे तो सारी चीजें क्या हो जाएंगी आपकी, इटर्नल। देखो ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, आपकी सारी चीजें क्या हो जाएंगी, इटर्नल। यहां पे सारी चीजें क्या हो जाएंगी आपकी, बिगिनिंगलेस, ओके। एंड थर्ड इज योर अत्यंत अभाव, ओके। सो अत्यंत अभाव क्या कहता है आपका, एब्सोल्यूट नॉन एग्जिस्टेंस। इसका मतलब है एब्सोल्यूट, अत्यंत, अत्यंत मीन्स, अत्यंत का मतलब क्या होता है, एक्सट्रीम, एब्सोल्यूट। जब हम एक्सट्रीम बोलते हैं ना, एक्सट्रीम रिलेशन, एब्सोल्यूट रिलेशन, तो इसका मतलब एब्सोल्यूट नॉन एग्जिस्टेंस। फॉर एग्जांपल मैं बोलूं बैरन मदर या बैरन मदर्स चाइल्ड। अब बैरन मदर और चाइल्ड, जो बैरन है मदर, उसका चाइल्ड हो ही नहीं सकता, यानी इन दोनों में कभी कोई रिलेशन नहीं हो सकता, ना आज, ना कल, ना पास्ट में, ना प्रेजेंट में, ना फ्यूचर में। फॉर एग्जांपल मैं बोलूं स्काई लो,
लोटस। लोटस तो क्या है, कीचड़ में खिलेगा, स्काई में तो लोटस हो नहीं सकता, यानी कि इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं हो सकता, ना आज ना कल ना परसों, यानी इनके बीच में जो रिलेशन है एब्सोल्यूट नॉन एग्जिस्टेंस है, कभी कोई रिलेशन नहीं हो सकता। ओके, होता है ना आपका, कुछ चीज ऐसी होती है जिनमें कभी कोई रिलेशन नहीं हो सकता, जैसे गोल्डन माउंटेन, माउंटेन और गोल्डन, इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि ऐसी चीजें सिर्फ क्या है आपकी इमेजिनेशन, बट इन रियलिटी फॉर एग्जांपल 2 + 2 = 4, 2 + 2 = 5, 4 नहीं, 2 + 2 = 5, ये ना आज हुआ है ना कल हुआ है ना परसों है, ये रिलेशन कभी नहीं हो सकता। तो बेसिकली ऐसे रिलेशन जिनमें कभी कोई मतलब कि रिलेशन, जो रिलेशन कभी प्रेजेंट नहीं हो सकते, ना पास्ट में ना प्रेजेंट में ना फ्यूचर में, इट मींस एब्सेंस ऑफ रिलेशन बिटवीन टू थिंग्स इन द पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर। तो ऐसे रिलेशंस को शो करने के लिए हमें अत्यंत अभाव को मानना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल बैरन मदर्स चाइल्ड, ओके, फॉर एग्जांपल स्काई लोटस, ओके, दीज आर सम एग्जांपल, ओके। तो ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आपका स्काई फ्लावर या फिर बैरन वुमेन्स चाइल्ड, इस तरह का कभी नहीं हो सकता, ओके। तो इसलिए हमें तीसरा जो मानना पड़ेगा वो ही मानना पड़ेगा अत्यंत अभाव, ऐसे रिलेशंस को एक्सप्लेन करने के लिए। अगर हम इसको नहीं मानेंगे तो फिर तो क्या होगा, ऑल थिंग्स वुड एग्जिस्ट ऑलवेज एंड एवरीवेयर, फिर तो बैरन मदर भी एग्जिस्ट करेगी, स्काई लोटस भी एग्जिस्ट करेगा, गोल्डन माउंटेन भी एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, पापा की परी भी एग्जिस्ट करेगी, ओके। तो ये ऐसा होता नहीं, ठीक है, मजाक कर रहा हूँ, तो पापा का परा भी एग्जिस्ट करेगा, है ना। बेसिकली आपको अत्यंत अभाव क्यों मानना पड़ेगा, क्योंकि ये ऐसी चीजें एग्जिस्ट नहीं करती जिनके बीच में कोई रिलेशन नहीं होता, उन चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए यू हैव टू एक्सेप्ट अत्यंत अभाव। तो आपको इसमें 3 चीजें आपको पता चली। पहला क्यों मानना पड़ेगा, नहीं तो सारी चीजें बिगिनिंगलेस हो जाएंगी। दूसरा क्यों मानना पड़ेगा, प्रध्वंस, नहीं तो सारी चीजें इटर्नल हो जाएंगी। तीसरा क्यों मानना पड़ेगा, नहीं तो सारी चीजें हमेशा एग्जिस्ट करेंगी और एवरीवेयर एग्जिस्ट करेंगी। फिर तो आप बैरन मदर्स चाइल्ड भी एग्जिस्ट करेगा, फिर तो बैचलर मैरिड मैन भी, वो मैरिड बैचलर भी एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, फिर मैरिड बैचलर भी एग्जिस्ट करेगा, स्काई लोटस भी एग्जिस्ट करेगा, सब चीजें जो इमेजिनरी ऑब्जेक्ट है वो भी एग्जिस्ट करेंगी। लेकिन अगर हम अत्यंत अभाव को मानते हैं तो हमें पता चलता है कि कुछ चीजें ऐसी हैं जिनके बीच में कभी कोई रिलेशन नहीं हो सकता, अभाव है। देयर इज अभाव ऑफ रिलेशन बिटवीन टू थिंग्स, फॉर एग्जांपल बैरन वुमेन, बैरन मदर चाइल्ड, स्काई लोटस, ऑल दिस, ओके। तो अभाव इज क्लियर, ओके। एटॉमिक थ्योरी ऑफ क्रिएशन आप खुद से पढ़िएगा, फिर भी मैं थोड़ा सा ब्रीफ देता हूँ आपको एटॉमिक थ्योरी ऑफ क्रिएशन का, समझिएगा इसको, ठीक है। इट विल बेसिकली it will help you in your second paper, that is philosophy of religion. So atomic theory of creation. So atomic theory of creation आपकी क्या बोलती है, देखो दो चीजें, atomic theory, first is atomic theory, first is atomic theory and second is your creation, okay। तो होता क्या है, जो क्रिएशन थ्योरी को मानते हैं जितने भी लोग, वो मानते हैं कि गॉड हैज क्रिएटेड दिस वर्ल्ड। ये बात ध्यान रखना, क्रिएशन मीन्स गॉड, क्रिएशन का मतलब ये है कि दिस वर्ल्ड इज ए क्रिएशन ऑफ गॉड। लेकिन यहाँ पे एटॉमिक थ्योरी भी है, अगर ये सिर्फ क्रिएशन थ्योरी मानता तो ये मानता कि गॉड ने बनाया। तो इसके साथ क्या है, न्याय वैशेषिका के साथ इन्होंने क्या बोला कि अर्थ, एयर, वाटर, फायर, ये 4 चीजें होती हैं, इनके एटम्स हैं। अब क्या करेगा, इनसे ये वर्ल्ड बनाया आपका, तो फिर गॉड की जरूरत कहीं, गॉड यहाँ पे बीच में एफिशिएंट कॉज, ओके। और इसके लिए जो इन्होंने आर्गुमेंट दिए हैं, कार्यत, ठीक है, आयोजनाथ, धृत्यादे, 3 मेन है। इसमें सबसे पहले कार्यत, गॉड इज द कॉज ऑफ दिस वर्ल्ड, ठीक है। अब क्या है, गॉड ने ये वर्ल्ड तो बनाया है,
लेकिन जैसे आपका एक कारपेंटर होता है, वो क्या करता है, वुड को यूज करता है और वुड को यूज करके टेबल बनाता है। तो यहाँ पे एफिशिएंट कॉस्ट तो ये खुद है, लेकिन मटेरियल कॉस्ट यहाँ पे क्या है, वुड है। तो यहाँ पे ये एटम्स जो है दे आर मटेरियल कॉस्ट, जिनसे ये वर्ल्ड बना है। और गॉड क्या है आपका, एफिशिएंट कॉस्ट। अब यहाँ पे गॉड ने ये वर्ल्ड खुद के उससे नहीं बनाया, खुद की बॉडी से नहीं बनाया, इसने किसी और चीज से बनाया। क्रिएशन थियरी वाले क्या मानते हैं कि गॉड ने ये वर्ल्ड क्रिएट किया है खुद से ही, मतलब उसने और किसी चीज की हेल्प नहीं ली है। तो यहाँ पे पहली दिक्कत तो ये कि गॉड है ना, ये वर्ल्ड बनाने के लिए किस पे डिपेंडेंट है, इन चीजों पे डिपेंडेंट, अर्थ एयर वाटर फायर के एटम्स। ओके, और इनको गॉड ने क्रिएट नहीं किया, ये पहले से एग्जिस्ट करते हैं, दे आर इटर्नल, वो इटर्नली एग्जिस्ट करते हैं। तो जब गॉड एफिशिएंट कॉज है, सिर्फ एफिशिएंट कॉज है, तो उसको हम सुप्रीम नहीं मान सकते, सुपर पावरफुल नहीं मान सकते। क्यों? क्योंकि वो किसी चीज पे डिपेंडेंट है भाई बनाने के लिए। वो सुपर पावरफुल तो तब होता है जब वो खुद से क्रिएट करता है, उसको अर्थ एयर वाटर फायर की जरूरत पड़ रही है बनाने के लिए, मतलब ही इज नॉट सुप्रीम। ठीक है, ये हम आगे उसमें पढ़ेंगे जब क्रिटिसिज्म पढ़ेंगे गॉड के। तो जो एफिशिएंट कॉज होता है ना, उसके लिए हम टेक्निकल वर्ड यूज करते हैं, ट्रांसेंडेंस। ट्रांसेंडेंस कॉज, यानी गॉड यहाँ पे कैसा कॉज है, ट्रांसेंडेंस। ट्रांसेंडेंस मींस एफिशिएंट कॉज। और जो मटेरियल कॉज होता है उसके लिए जो टेक्निकल वर्ड यूज करते हैं वो है इमानेंट। ओके, कुछ प्रॉब्लम था। सो बेसिकली दिस material cause is known as immanent. आपको बात समझ आई? ये आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैं दूसरे उस पर समझाता हूँ आपको। बेसिकली क्या होता है, ये आपको याद रखना है, सेकंड पेपर में हम पढ़ेंगे ना गॉड, फिलोसफी ऑफ रिलीजन में। तो वहां पे क्या है, कई बार ये क्वेश्चन आता है कि किस किस फिलोसफर ने गॉड को इमानेंट माना है, किस किस ने उसको ट्रांसेंडेंस कॉज माना है, और किसने दोनों माने। तो ये आपका, तो गॉड इमानेंट कॉज भी हो सकता है, यानी जो वर्ल्ड बना है वो गॉड से बना है, मतलब गॉड की बॉडी से, या गॉड ने किसी अपने मटेरियल से बनाया, माया को यूज करके बनाया। ट्रांसेंडेंस का मतलब गॉड ने वर्ल्ड तो बनाया है लेकिन किसी और की हेल्प से बनाया, खुद सिर्फ एफिशिएंट कॉज है। और दोनों का मतलब है कि मटेरियल भी गॉड का खुद का है और जो एफिशिएंट कॉज है वो भी गॉड खुद है। फॉर एग्जांपल जैसे पॉट है, पॉट बनाया पॉटर ने क्ले से, ये पॉटर है। अब यहाँ पे पॉटर क्ले की हेल्प ले रहा है, तो क्ले आपका मटेरियल कॉज है, ये आपका एफिशिएंट कॉज है, ये आपका इफेक्ट है। ऐसे गॉड के केस में अर्थ, एयर, वाटर, फायर, इनसे उसने वर्ल्ड बनाया और बीच में गॉड है। गॉड सिर्फ क्या कर रहा है, इनमें मोशन एंड हार्मनी प्रोवाइड करा रहा है, जिसे हम बोलते हैं आयोजनात। ओके, सो गॉड ने ये वर्ल्ड बनाया लेकिन खुद के उससे मटेरियल से या पार्टिकल या माया से नहीं बनाया, बल्कि गॉड ने किससे बनाया, यूजिंग अर्थ, एयर, वाटर एंड फायर एटम्स। मतलब गॉड किसी और पे डिपेंडेंट है। तो न्याया का जो गॉड है ना, वो सुप्रीम गॉड नहीं माना जा सकता। क्यों नहीं माना जा सकता? क्योंकि दैट गॉड इज डिपेंडेंट ऑन द एटम्स ऑफ अर्थ, एयर, वाटर एंड फायर टू क्रिएट द वर्ल्ड। लेकिन अब इस थियरी की अपनी एक ब्यूटी है, वो ब्यूटी ये है कि इसने गॉड को तो माना है
एफिशिएंट कॉज, साथ में इसने एटम्स को भी माना है। तो एटम्स को मान के इसने क्या किया, साइंस लेके आया ये अपनी थ्योरी में, और गॉड को मान के क्या लेके आया, स्पिरिचुअलिटी लेके आया। तो इसने क्या किया है, साइंस और स्पिरिचुअलिटी को कंबाइन कर दिया। तो इसने कोशिश करी है दोनों को सिंथेसाइज करने की, मींस साइंस, साइंटिफिक नॉलेज विद योर स्पिरिचुअलिटी। दिस इज द ब्यूटी ऑफ न्यायास एटॉमिक थ्योरी ऑफ क्रिएशन। दूसरी चीज ये है कि ये वर्ल्ड बनाया क्यों गया है। तो ये वर्ल्ड इसलिए बनाया गया है ताकि, क्योंकि ये नेचर है, ठीक है, नेचर है, बेसिकली नेचर को हम बोलते हैं यहाँ पे अदृष्टा, ठीक है, अदृष्टा। अदृष्टा ये नेचर है, ठीक है। नेचर मतलब जहां पे आप अपने सारे कर्म कर रहे हो, आपके कर्म खुद आपको फल नहीं दे सकते। जितने भी लोग कर्म कर रहे हैं, उन कर्मों का फल देने के लिए कोई सुपर इंटेलिजेंट गॉड चाहिए। तो वो गॉड जो है उसको कहते हैं अदृष्टात, जो हमने आर्गुमेंट में पढ़ा था। तो गॉड क्या करता है, आपके सारे कर्मों का क्या रखता है, रिकॉर्ड रखता है। तो गॉड ने ये वर्ल्ड इसलिए क्रिएट किया है कि जो ह्यूमन बीइंग्स हैं वो अपनी फ्रीडम ऑफ विल का यूज कर सकें, इस वर्ल्ड में जो भी चीजें उनको एंजॉय कर सकें, और गॉड उनके कर्मों के बेसिस पे उनको फल प्रोवाइड कराएगा। क्यों, क्योंकि ये जो नेचर है ये तो आपकी कैसी है, इनएक्टिव है, लेकिन और इंटेलिजेंट नहीं है, लेकिन ऐसे आपके इतने लोगों के जो कर्म है उनका रिकॉर्ड रखने के लिए, जैसे अगर आप अपने घर वालों का रिकॉर्ड रखोगे, आप मान लो अकाउंटेंट हो, आप 10 लोगों का रिकॉर्ड रखोगे, उसमें ही आपकी हालत खराब हो जाएगी। तो यहाँ तो वर्ल्ड में इतनी पॉपुलेशन, उनका रिकॉर्ड रखने के लिए कोई सुपर एंटिटी चाहिए, सुपर इंटेलिजेंट एंटिटी। तो वो सुपर इंटेलिजेंट एंटिटी कौन है, गॉड है। गॉड इज अदृष्टा। अदृष्टा का मतलब है कि वन हु कीप्स द रिकॉर्ड ऑफ योर कर्मास एंड ही प्रोवाइड्स यू फ्रूट अकॉर्डिंग टू योर डीड्स। जैसे आप कर्म करोगे वैसे वो आपको फल प्रोवाइड कराता है। तो गॉड ने वर्ल्ड क्यों क्रिएट किया, ताकि ह्यूमन बीइंग्स को उनके जो फ्रूट्स हैं वो प्रोवाइड कराए जा सके उनके कर्मों के अकॉर्डिंग। तो इसलिए आपका दोनों चीजें देखो, वर्ल्ड जो बनाया एटम से मिलके बनाया, तो साइंटिफिक इसमें आ गया, आपके ठीक है, साइंटिफिक वो आ गई, ठीक है, इसमें एंगल आ गया, साइंटिफिक एंगल। सेकंड, स्पिरिचुअलिटी गॉड ने बनाया। तीसरी आपका यहाँ पे एथिकलिटी भी है, मोरलिटी भी है, कि क्यों बनाया गया है, ताकि आप अच्छे कर्म करोगे तो आपको अच्छे फल मिलेंगे, बुरे कर्म करोगे तो आपको बुरे फल मिलेंगे। ओके, उसी हिसाब से ये सारे का सारा वर्ल्ड क्रिएट किया गया है यूजिंग एटम्स। तो जब सारे एटम्स कंबाइन होते हैं, उत्पत्ति होती है, तब ये वर्ल्ड बनता है। और जब उनका डिसोसिएशन होता है तो वापस से प्रलय होकर ये वर्ल्ड खत्म हो जाता है, फिर एक नया वर्ल्ड बनता है। ओके, सो इन दिस वे जब एटम्स कंबाइन होंगे, जैसे आपका कोई भी चीज है, आपका इवन मैंने अभी आपको बताया ना, सारी चीजें अर्थ, एयर, वाटर, फायर से बनी हुई है। ये सारे एटम्स कंबाइन होते हैं। इनको कंबाइन कौन कराता है, साइंस तो बोलती है कि एक्टिव है, अपने आप कंबाइन हो जाते हैं, लेकिन न्याय बोलता है अपने आप कंबाइन नहीं होते, ये इनएक्टिव है, इनको कंबाइन कराता है गॉड। और जब एटम्स कंबाइन होंगे तो आपका कंपाउंड ऑब्जेक्ट बनेगा, और जब वो कंपाउंड ऑब्जेक्ट वापस से डिसोशिएट करेगा तो वो वापस से किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एटम्स में कन्वर्ट हो जाएगा। सो इन दिस वे नया philosophers have combined scientific knowledge with your spirituality. ओके, और इनका जो एक्सप्लेनेशन है वो टीलोलॉजिकल है, क्योंकि इनका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है कि फ्रूट्स आपको प्रोवाइड होंगे, अगर आप अच्छे कर्म करोगे यू विल गेट द लिबरेशन। ओके, तो दिस इज योर एटॉमिक थियरी ऑफ क्रिएशन। पेपर में कभी नहीं पूछता है, लेकिन आपका थियोरेटिकल पेपर आता है तो वहां पूछा जा सकता है, 10 नंबर में, 15 नंबर में। आपके नोट्स में लिखा है, पढ़ लेना, कुछ चीज समझ नहीं आए तो मुझे पूछ लेना। बेसिकली एक चीज और है इसमें टेक्निकल वर्ड्स में, अगर आपके दो एटम्स कंबाइन होंगे तो वो दो एटम्स कंबाइन होकर जो बनाते हैं उसे कहते हैं डायड, और 3 डायड जब कंबाइन होंगे तो वो बनाते हैं ट्रायड, ठीक है, और ऐसे चलता रहता है, ठीक है। तो इस तरह से होता है। फिर टेक्निकल वर्ड में एक उत्पत्ति है, जो मैं आपको बता चुका हूँ, जब मिलते हैं तो उत्पत्ति होती है, और जब वो टूटते हैं तो पिड़ले आती है। ओके, सो दिस इज योर बेसिकली science is also a philosophy that we follow in this. Basically philosophy is science of all sciences. philosophy को science of all sciences कहा जाता है, ठीक है। philosophy में आपको साइंस, बेसिकली साइंस आपको कभी ये नहीं बताती कि बेसिकली आप इस दुनिया में पैदा तो हो गए, लेकिन साइंस कभी आपको ये नहीं बताएगी कि आपको लाइफ कैसे रेगुलेट करनी है।
ठीक है, साइंस कभी नहीं बोलती आप अपने पेरेंट्स की मतलब रेस्पेक्ट करो, बड़ों का रेस्पेक्ट करो, छोटों से प्यार से बात करो। साइंस में साइंस सिर्फ नई नई खोजें करेगी। अब आपके लिए व्हाट्सएप बना के दिया, ठीक है, आपके लिए फेसबुक बना के दिया, आपके लिए ट्विटर बना के दिया, बाकी और भी बहुत सारी चीजें बना के दी, यूट्यूब वगैरह बना, लेकिन क्या वो जिंदगी आपकी अच्छी बना रहे हैं, बेहतर ही बना रहे हैं, या कुछ उसमें गड़बड़ भी हो रही है? क्या आपको पीस मिल रहा है? क्या आपको इन सब चीजों से पीस मिलता है? दिन भर व्हाट्सएप पे बिजी रहो, ट्विटर पे बिजी, क्या उससे मानसिक शांति मिलती है? साइंस को मतलब नहीं है उससे। साइंस ने आपको गाड़ियां बना के दी, अब गाड़ियों से क्या आपका पॉल्यूशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, आपको बीमारियां हो रही है नहीं हो रही है, ठीक है, नई नई चीजें साइंस लेके आ रही है, साइंस नए नए एक्सपेरिमेंट कर रही है, दूसरी जगह पे सैटेलाइट्स भेज रही है। तो साइंस आपकी लाइफ को बेहतर बनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये गारंटी नहीं है कि उन चीजों से बेहतर। न्यूक्लियर आपके बनाए, न्यूक्लियर वेपन बनाए हमने, न्यूक्लियर वेपन क्या कभी किसी की लाइफ बेहतर बना सकते हैं? नहीं बना सकते। तो साइंस सिर्फ क्या करती है? साइंस मटेरियलिज्म प्रमोट करती है, कंज्यूमरिज्म प्रमोट करती है। लेकिन आपको आपकी लाइफ रेगुलेट कैसे होगी? वो तो एथिक्स और मोरालिटी से रेगुलेट होगी ना, सिर्फ कंज्यूमरिज्म से रेगुलेट नहीं हो सकती ना, सिर्फ मटेरियलिज्म से रेगुलेट नहीं होती। शायद क्या नई नई गाड़ियां खरीदना, ये सब खरीदना, ठीक है, दिन भर घूमना व्हाट्सएप पे, इससे थोड़ी ना पीस मिलेगा। एक टाइम तो आता है जब आपको कुछ नहीं चाहिए होता है, पीस चाहिए होता है, नहीं तो आप क्या है, दिमाग ही आपका खराब हो जाएगा, आप सोच ही नहीं पाओगे। तो वो आपको फिलॉसफी बताती है। फिलॉसफी आपको ये भी बताती है कि लाइफ में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। चारवाक को देख लो, चारवाक बोलता है कि जो मस्त रहो। बुद्धिज्म अपनी थ्योरी देते हैं, जैनिज्म अपनी देते हैं। आप पे डिपेंड करता है आप किसको फॉलो करते हो। लेकिन साइंस कभी आपको नहीं बताएगी कि मेडिटेशन करो, ये करो, वो करो, योगा करो, लाइफ को ऐसे रेगुलेट करो। ओके, तो फिलॉसफी टेल्स यू टू रेगुलेट योर लाइफ। ओके ओके, so ये this completes our Vaisheshika. Okay, there are some questions. Okay, you can take the screenshot of these questions. आपको लिख के लाने, दो तो मैंने डिस्कस कर ही दिए हैं, बाकी आप लिख के मेरे को भेजिए आंसर, आई विल चेक। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड विद वैशेषिका, जो हमने अभी किया, फिर भी आप आंसर लिख सकते हो। सेकंड, बुद्धिस्ट एंड न्याय को कंपेयर करना है, एब्सेंस ऑफ जार ऑन द टेबल। अब एब्सेंस ऑफ जार ऑन द टेबल क्या है आपका बेसिकली? हाँ, इसको भी मेरे को अभी पढ़ाना है, एक चीज, एक कंसेप्ट रह गया, वो पढ़ लूंगा। लास्ट कंसेप्ट, अभाव। अभाव को एक्सप्लेन कैसे किया है अलग अलग फिलोसफर्स ने, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। देखो, अभाव में पहला है आपका न्याय। देखो, अभाव एक कैटेगरी तो है, लेकिन अब अभाव की नॉलेज कैसे मिलती है? ठीक है, कोई भी चीज है, उसकी नॉलेज मिलने के लिए हमारे पास 6 पैमाना है, ठीक है, 6 पैमाना है हमारे पास। अब उन 6 पैमाना में से उसकी नॉलेज हमें किससे मिलती है? सबने अलग अलग माना है। तो न्याय के हिसाब से देखो, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, चीज एक ही है, कैटेगरी अभाव, किसी भी चीज का अभाव है। न्याय के हिसाब से अभाव की नॉलेज मिलती है परसेप्शन से। और यहाँ पे इसने इसको परसेप्शन के, इसको अभाव के लिए एक अलग से परसेप्शन माना है, उसको कहते हैं विशेषण विशेष्य भाव सन्निकर्ष। ठीक है, अब देखो, विशेषण का मतलब होता है, तोड़ देता हूं आपके लिए, कैरेक्टरिस्टिक्स। विशेष्य का मतलब होता है प्लेस। भाव का मतलब होता है प्रेजेंट। और सन्निकर्ष का मतलब तो आपको मैंने पहले बताया था, कॉन्टेक्ट। ओके, तो बेसिकली न्याय का क्या कहना है कि हम किसी भी प्लेस पे जब प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, तो उस प्लेस के हम सारे वो कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं जो उस समय वहां पे प्रेजेंट है, क्योंकि हमारे क्या है, कांटेक्ट में रहता है वो, सेंस कांटेक्ट में। अब जैसे मान लो मेरा रूम है, तो मेरे रूम में मैं वो सारी चीजें देख रहा हूं जो उस समय प्रेजेंट है। अब जो प्रेजेंट है उसके साथ साथ मैं क्या देख रहा हूं, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स भी देख रहा हूं, क्या क्या क्वालिटीज है। तो न्याय का कहना है कि जब आप उन चीजों को देख रहे हो जो प्रेजेंट है, तो साथ में आप ये भी तो देख रहे हो कौन सी चीजें एब्सेंट है।
जो चीजें प्रेजेंट है उनके अलावा बाकी चीजें एब्सेंट है। तो आप जब किसी एक जगह के सिर्फ पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं देखते हो, जो चीजें प्रेजेंट है वही नहीं देखते हो, साथ में आप उस जगह के नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स भी देखते हो। यानी विशेषण विशेष्य भाव सन्निकर्ष से आप क्या करते हो, पॉजिटिव भी देखते हो जो चीजें भाव है वहां पे प्रेजेंट है, और साथ में आप क्या देखते हो, नेगेटिव भी देखते हो जिनका अभाव है। तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ न्याय। तो न्याय ने विशेषण विशेष्य भाव सन्निकर्ष के बेसिस पे किसकी नॉलेज को एक्सप्लेन किया, अभाव की। तो न्याय के हिसाब से we find knowledge of अभाव using विशेषण विशेष्य भाव सन्निकर्ष। इज इट क्लियर? विशेषण विशेष्य भाव सन्निकर्ष। तो फर्स्ट इज न्याय, ओके, आपको ये याद रखना है। सेकंड इज वैशेषिका। वैशेषिका का क्या कहना है? वैशेषिका का कहना है कि किसी भी चीज परसेप्शन के लिए सबसे जरूरी क्या होता है, सेंस ऑब्जेक्ट कांटेक्ट। परसेप्शन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, सेंस ऑब्जेक्ट कांटेक्ट। लेकिन जिन चीजों का अभाव है, जो ऑब्जेक्ट अभाव है, जो प्रेजेंट नहीं है, वो तो हमारे सेंस के सामने है ही नहीं, ठीक है। जिन चीजों का अभाव है वो तो आपको कैसे दिखेंगे। तो वैशेषिका का कहना है कि परसेप्शन से तो आपको उनकी नॉलेज नहीं मिलेगी। आपको जो चीजों का अभाव है, जो चीज कांटेक्ट में नहीं है, उसके लिए परसेप्शन कैसे पॉसिबल है। तो आपकी नॉलेज जो मिलेगी वो परसेप्शन से नहीं मिलती है। जिन चीजों का अभाव है उसकी नॉलेज किससे मिलती है, इन्फेरेंस। आप क्या करते हो, जो चीजें दिख रही हैं आप उनको बोलते हो कि दे आर भाव, और जो चीजें नहीं दिख रही हैं आप क्या इन्फर करते हो कि दे आर एब्सेंट। तो वैशेषिका का कहना है कि हमें किससे मिलती है नॉलेज, अभाव की थ्रू इन्फेरेंस। Because for perception sense object contact is required, and in case of abhav object is absent, so perception will not work here. तो न्याय ने बोला था किससे, परसेप्शन से। वैशेषिका बोल रहा है किससे मिलती है, इन्फेरेंस से। अब बुद्धिज्म पे आ जाओ। बुद्धिज्म बोलता है कि अभाव ये फालतू की चीज है, ऐसी कोई चीज नहीं होती, ऐसी कोई कैटेगरी होती नहीं है, ऐसी कोई कैटेगरी नहीं होती है। ये सिर्फ एक आपका क्या है, मेंटल कंस्ट्रक्शन है, सिर्फ एक इमेजिनेशन है। आपने जबरदस्ती एक कैटेगरी बना दी है, बोला हमें जो चीज एब्सेंट है उनकी नॉलेज के लिए क्या है, इन्फेरेंस से मिल जाएगी, अभाव को एक अलग से कैटेगरी मानने की जरूरत नहीं है। ओके, तो बेसिकली बुद्धिज्म के हिसाब से अभाव जो है आपकी, वो एक सिर्फ फालतू की कैटेगरी है, मेंटल कंस्ट्रक्शन है, इमेजिनेशन है। ओके, रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं है। और हमें जो चीजें एब्सेंट है उनकी नॉलेज कैसे मिलती है, इन्फेरेंस से। जो चीजें प्रेजेंट है वो सामने है, परसीव कर लो। जो एब्सेंट है उनकी नॉलेज किससे मिलती है, इन्फेरेंस से। तो न्याय परसेप्शन, वैशेषिका इन्फेरेंस, बुद्धिज्म इन्फेरेंस। नाउ लास्ट इज मीमांसा एंड अद्वैत वेदांतीस। ठीक है, दो हमारे फिलोसफर जो बच गए हैं, उन्होंने क्या बोला है। मीमांसा एंड शंकर। शंकर के फिलोसफी को कहते हैं अद्वैत, अद्वैत वेदांता। ठीक है, अद्वैत वेदांता। और इनको फिलोसफर्स को बोलते हैं मिलके अद्वैत वेदांतिन्स। तो इनके हिसाब से जो अभाव की नॉलेज मिलती है हमें, उसके लिए उन्होंने एक नया पैमाना माना है, जो हमें मीमांसा में पढ़ना है। उस पैमाना को कहते हैं हम अनुपलब्धि। सॉरी, अनुपलब्धि, हाँ अभाव है ना, हाँ अभाव के लिए अनुपलब्धि। ओके, अर्थापत्ति अलग है। अनुपलब्धि, अनुपलब्धि को हम बोलते हैं नॉन एप्रिहेंशन। बेसिकली मीमांसा में अभी तक हम 4 तो पढ़ चुके हैं न्याय में, मीमांसा में 2 पैमाना और पढ़ने हैं, अर्थापत्ति और सेकंड इज अनुपलब्धि। अनुपलब्धि लास्ट पैमाना है, 6th पैमाना। ओके, ये दोनों इंटरेस्टिंग है, अर्थापत्ति भी इंटरेस्टिंग है। ये इतना इंटरेस्टिंग नहीं है अनुपलब्धि, लेकिन अर्थापत्ति इज वेरी इंटरेस्टिंग। तो ये हम मीमांसा में पढ़ेंगे। तो इनके हिसाब से जो नॉलेज मिलती है हमें अभावा की, वो किससे मिलती है, अनुपलब्धि से। अनुपलब्धि जब हम अभी मीमांसा पढ़ने वाले हैं, अगला नेक्स्ट टॉपिक, तो आपको क्लियर हो जाएगा। क्योंकि सबसे पहले हम ये 2 चीजें पढ़ेंगे, अर्थापत्ति। अर्थापत्ति को इंग्लिश में बोलते हैं इम्प्लीकेशन।
इम्प्लीकेशन और पोस्टुलेशन, और अनुपलब्धि को बोलते हैं नॉन एप्रीहेंशन। ठीक है, ओके। तो ये आपको याद रखना है कि किसकी नॉलेज। अब देखो क्वेश्चन देखो ये, हाउ डू द बुद्धिस्ट एंड न्याय फिलोसफर्स एक्सप्लेन आवर नॉलेज ऑफ द एब्सेंस ऑफ जार ऑन द टेबल। एब्सेंस ऑफ जार ऑन द टेबल का मतलब क्या? अभाव। एब्सेंस का मतलब भी अभाव है, तो जार का एब्सेंस है टेबल पे। तो दोनों कैसे एक्सप्लेन करेंगे? न्याय आपका कैसे एक्सप्लेन करेगा? ऑन द बेसिस ऑफ विशेषण विशेष्य भाव सन्निकर्ष। और बुद्धिज्म किसके बेसिस पे एक्सप्लेन करेगा? इसको इन्फेरेंस के बेसिस पे एक्सप्लेन करेगा। ओके, तो यू हैव टू राइट डाउन अभाव। इसमें अभाव लिखना है कि अभाव एक सेपरेट कैटेगरी है, न्याय ने मानी है, और वो इसको विशेषण विशेष्य भाव सन्निकर्ष के बेसिस पे एक्सप्लेन करते हैं। और बुद्धिस्ट है, उनके हिसाब से अभाव जैसी कोई चीज नहीं होती, मेंटल कंस्ट्रक्ट है। जो चीज एब्सेंट है उनकी नॉलेज हमें किससे मिल सकती है? इन्फेरेंस। ओके, थर्ड क्वेश्चन इज वेरी इजी। And fourth is, how do the न्यायिका justify the introduction of abhav as an independent category? You can write it, सारा लिख देना इसमें। And last is, our knowledge is confined to gunas, ये मैंने कल एक्सप्लेन किया था। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, you can ask। ठीक है, this completes our मीमांसा न्याय एंड वैशेषिका। मीमांसा में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, मीमांसा एंड वेदांत, वेदांत थोड़ा सा टाइम लगेगा। ओके, पैरेलली मैं ये भी सोच रहा हूँ कि आपकी वेस्टर्न फिलोसफी की क्लास शुरू करवा दे विशाल सर से आपके, देखते हैं अब क्या बनता है, जल्दी खत्म करना है। ठीक है, कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क। एनीवन हैविंग एनी डाउट यू कैन आस्क।